नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। हम सब अभी यहाँ पे क्लिनिकल संभाषा के लिए जुड़े हैं। आप सभी लोग का स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी केवल जूम पे परवीन कश्यप जी ही आ रहे हैं, बाकी लोग फेसबुक पे देख रहे हैं। तो हम तब तक परवीन कश्यप जी से बात कर लेते हैं। डॉक्टर परवीन कश्यप जी कैसे हैं सर? प्रणाम शशि सर। मैम अभी ज्वाइन की हैं। आप कोई केस बताइए सर परवीन कश्यप जी। जी सर, एक मिनट सर, मैं बुक निकाल लूं। हाँ बताइए। आप भारत के बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक हैं और इतना प्राउड फील होता है आप पे, आपसे बात करके। ऐसा बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। नहीं सर, आपसे बात करके प्राउड फील होता है सर। हेलो। हाँ सर बोलिए, सर बोलिए। कुछ ढूंढ रहे हैं। ये आंचल कुमार कौन है? कोई नए जुड़े हैं? आंचल कुमार। हेलो। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर, कंडू में हम भार लेपन के लिए क्या दे सकते हैं सर? उसके लिए मैं पूछ रहा था सर। कंडू में? जी सर। कंडू में तो अपना कंडूक नगण है, बृहद बृहद हरिद्रा खंड है, महातिक्त घृत है। कंडूक नगण है ना अपना। कितना बढ़िया है ये। नीम है, कुटज है। कंडूक नगण खोलिए ना, हल्दी है, कितना अच्छा जी है। सर। हल्दी, दारू हरिद्रा, आम हरिद्रा, नहीं है सर, ना। लेपन के लिए, भार लगाने के लिए सर। बाहर लगाने के लिए सरसों का तेल और अपने जितने भी कंडूक नगण है। अच्छा सर। आप आरग्वती अध्याय पढ़े हैं चरक संहिता में? सर दोबारा पढ़ना पड़ेगा सर। आप पढ़िए, उसमें इतने बढ़िया बढ़िया उद्वर्तन के लिए दवाइयां हैं, इतना बढ़िया बढ़िया। और लिखा है उन्होंने क्लियरली, ये कंडू के लिए पामा विचर्चिका, इस पे ये उद्वर्तन मतलब काम करता है, ऐसा क्लियरली बोला है आरग्वती अध्याय। जी जो सर। तीसरा चैप्टर चरक संहिता में, तीसरा चैप्टर सूत्र स्थान का, उसमें देखिए इतना बढ़िया बढ़िया बताया है ना। जी, सूत्र स्थानम का सर। हाँ जी सर, आज ही खोल के देखूँ सर। थैंक यू आप सर। पढ़िए और हमें भी बताइए। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ये आंचल कुमार जी कौन है, कृपया अपने बारे में बताना चाहेंगे क्या? हाँ सर, वही है पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो शशि मैम आप केस टेकिंग करेंगी क्या? इन्होंने घृत का बस्ती लिया, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। जी सर, तो मैं हाँ करती हूँ वीडियो हाँ, ऑन सर। पेशेंट अपना वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन करिए आंचल कुमार जी, ऑडियो वीडियो ऑन करिए।
आप जिनसे बात करें भारत के सभी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं यहाँ पे। आप वीडियो ऑन करिए आंचल कुमार जी, बहुत हेलो। बढ़िया। हाँ जी, आप जी आइए जी जी सर, सर, आपका नमस्कार। केस शशि मैम करेंगी। हाँ शशि जी मैम आप इनसे सर। बात करें, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। सर मुझे, हाँ अभी नहीं दिख रहे हैं, आप करेंगे तब दिखेंगे हमें। हाँ, इनके हाँ जी आपके फेस नमस्कार, पे बोलिए लाइट आना चाहिए। अंशल जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी, मेरी हाँ जी आवाज आ मैम, रही है आपको? नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ जी जी सर, बताइए क्या तकलीफ थी आपको? मैम, वो अभी तो लगभग 8-9 महीने हो गए, अल्सरेटिव कोलाइटिस मुझे डिटेक्ट हुआ था। तो हम्म। वही आयुर्वेद का ही ये अखिलेश सर से मेरा ये चल रहा है इलाज। आप मुझे अपने आपके क्या साइन सिम्टम थे वो बताइए, मॉडर्न की डायग्नोसिस मत बताइए। अल्सरेटिव कोलाइटिस था, ठीक है? आपको जी क्या जी क्या तकलीफ हो रही थी, आप प्लीज जी जी, पहले ये बताएं मुझे। वो क्या हुआ था कि मतलब एकाएक मतलब लूज मोशन शुरू हो गए थे मुझे। अच्छा। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, यहाँ एलोपैथ वाले, तो उन्होंने हम्म दवा वगैरह दिया, बोले कि वो लगता है नॉर्मल है। तो फिर वो कुछ दिन खाया, फिर मैं ठीक हो गया। उसके बाद फिर एक हम्म सप्ताह बाद फिर वही सेम सिम्टम्स आ गया। उसके हम्म बाद फिर साथ में म्यूकस भी आने लगा थोड़ा थोड़ा। फिर हल्का हम्म बहुत मतलब ब्लड भी कभी कभी आने लगा। तो फिर डाउट हम्म हुआ हम लोगों की नहीं मतलब कुछ है। फिर भी 1-2 महीने हम्म एलोपैथ में ही वो सिम्टम्स को दबाने वाला वो दवा देते गए। जब उससे हम्म कंट्रोल नहीं हुआ तो लगभग 1-1.5 महीने बाद हम्म मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ और प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने फिर कोलोनोस्कोपी किया। नहीं, पहले पहले उन्होंने एंडोस्कोपी किया था। एंडोस्कोपी में अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि लगता है गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर बोले कि नहीं, कि गैस्ट्राइटिस में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, एक बार कोलोनोस्कोपी करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने हम्म कोलोनोस्कोपी किया। उसके हम्म बाद फिर उन्होंने फिर वही हम्म डायग्नोस हुआ फिर। तो उसी समय फिर मैं पता चला मतलब यूट्यूब के माध्यम से कि नहीं, मतलब उसमें इसका तो कोई इलाज ही नहीं है इसमें, हम्म एलोपैथ में। ये जब भी होम्योपैथ या आयुर्वेद से ये ठीक हो सकता है। तो हम्म फिर उसी बीच में फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया और अभी तक तो चल ही रहा है। अच्छा, जी मतलब शुरुआत में आपको ये तकलीफ हुई थी जब लूज मोशंस हुए थे, उसके कुछ टाइम पहले कुछ और तकलीफ नहीं हो रही थी? नहीं, नॉर्मल, बस नॉर्मल, मतलब कुछ खाना वाना खाया और मेरा जो आहार विहार था वो पूरा गलत था। मतलब बाद में पता चला कि नहीं, मतलब चाय नहीं पीना था। मतलब मेरा सर ने बताया कि आपका पित्त प्रकृति का शरीर है, तो मतलब सारा खाना तो हम ऐसे एसिडिटी वाला ही खा रहे थे। मतलब पूरा अच्छा, मतलब ये होटल का खाना, क्योंकि हम लोग का बाहर आना जाना बहुत बहुत लगा रहता था। तो वही चीज है। क्या काम करते थे आप? अभी तो मैं बिजनेस है मेरा, कंस्ट्रक्शन का। अच्छा, हम्म। बिजनेस की वजह से मूव करते थे तो होटल का खाना पीना खाते थे, फिर हाँ हाँ, देर रात होटल सोना, का। सुबह देर उठना, ये सब सारी हाँ हाँ, चीजें रही मतलब होंगी आपके साथ? हाँ, मतलब इतना बिजी रहते थे शेड्यूल में कि मतलब वो शरीर का ध्यान ही नहीं रख पाते थे। अच्छा, हम्म। तो अभी आप आठ अब नौ महीने से मीटिंग में एलोपैथी गए तो चाय कॉफी चल रहा है, मतलब समोसा आ रहा है, मतलब जितना ये हो सकता है। जितना स्वाद वाली चीजें हो सकता है अपना खाते थे, है ना? हाँ 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 हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, तो जी। मतलब ये सब खान पान था, उसके अलावा जैसे बहुत ज्यादा आप ट्रैवल करते थे, मीटिंग वगैरह अटेंड कर रहे हैं, तो फिर बेगों का अवरोध भी करते रहेंगे कि यूरिन वगैरह का प्रेशर है तो चलो कुछ टाइम रोक रहे हैं क्या उसको, ये सभी चीजें थी? क्या क्या? जैसे मान लीजिए आप ट्रैवल बहुत ज्यादा करते थे, मीटिंग वगैरह है, तो मेरा कहने का हम्म मतलब है ऐसा भी होता हम्म। था कि यूरिन वगैरह का प्रेशर आया तो उसको भी होल्ड करते थे? हाँ, कभी कभार तो एकदम होता था, एकदम। हम्म अब कहीं बैठे हुए हैं तो अगर यूरिन का आया तो वहां तो रोकना पड़ता था कि हाँ भाई 15 मिनट रुक जाओ या आधा घंटा रुक जाओ। या फिर कभी फ्लाइट में ही गए तो थोड़ा सा चलो कौन जाता है, अब तो 15 मिनट में 20 मिनट में लैंड करेगा, वहीं पे चले जाएंगे। तो ये तो होता था, मतलब एकदम नॉर्मल होता अच्छा, था। मतलब लगभग सारे हेतु थे, तो बहुत सारी चीजें। तो अभी सर आपकी एज कितनी है? मेरी एज अभी 33। 33 है। आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं? मैरिड है। मैरिड है। तो मैरिड लाइफ ठीक थी कि उसमें भी मतलब, क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग वगैरह बहुत थी, तो उसमें भी स्ट्रेस वगैरह तो नहीं था? नहीं नहीं, मेरा मतलब
सबसे प्लस पॉइंट है कि मेरा मतलब पारिवारिक सुख बहुत अच्छा है, मतलब घर परिवार, मम्मी, हम लोग का संयुक्त परिवार है, मम्मी पापा के साथ अच्छा। रहते हैं हम लोग पूरा। हम्म। और मतलब अच्छे से, मतलब मतलब अभी तक तो भगवान की कृपा से कुछ ऐसा परिवार में कलह वगैरह नहीं हुआ, या फिर कुछ वैसा अभी तक तो नहीं हुआ है। 6 साल हो गए नहीं, शादी के। चलिए अच्छी बात है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कई बार आहारज हेतु के साथ में विहारज हेतु और साथ में मानसिक हेतु भी होते हैं। तो आहार विहार वाले तो आपके हेतु थे ही, मतलब डाइट का, खाने पीने का, और जी जैसे जी बेगों का जी जी अवरोध जी वगैरह जी। सारी चीजें, ये हाँ सारे हेतु थे। हाँ हाँ। और फिजिकल वर्क मेरा बहुत ही कम था। जैसे अब घर से हाँ। मतलब निकले सुबह में, उतना एक्सरसाइज थोड़ा बहुत, मतलब डीप ब्रीदिंग वगैरह एक्सरसाइज कभी मन किया तो किए, नहीं तो नहीं भी किए। नहीं, नहीं तो फिर क्या कहते हैं, और फिजिकल वर्क तो था ही नहीं। मतलब सीधे हम्म। 7-8 बजे उठना था, फिर नाश्ता पानी करके अपना कार पे बैठे चले गए, ऑफिस गए, ऑफिस में भी एसी में बैठे, फिर वहां अपना जो भी है साइड पे भी घूमना रहा तो कार से ही गए, गाड़ी में बैठ के अपना, मतलब जो भी है, मतलब फिजिकल वर्क बहुत कम था मेरा। वो तो ओके, तो प्रॉब्लम और शुरू खाना हुआ। वाना जो खाते थे वो टाइम हो गया, नहीं, मतलब ऑफिस टाइम का निकलना, कोई इसलिए खा भरोसा लेते नहीं। थे कि भूख लगी होती थी? नहीं, हम लोग टाइम देख के खाते थे, भूख भूख कंपल्सन नहीं था। तो मतलब अब ये सब अब टाइम। सारी चीजें बदलाव किया होगा, अब आप भूख से खाते होंगे। जी जी जी, सर ने जैसा जैसा बताया मैंने वैसा वैसा एक एक चीज फॉलो किया, मतलब कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। चलिए आप एक जी बार बताइए, क्योंकि फेसबुक पर भी लाइव रहता है तो बहुत सारे लोग सुनेंगे। और जब पेशेंट खुद बताता है कि मैंने अपनी मतलब लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो लोग फिर ज्यादा उस चीज को मानते हैं। जी जी तो जी। और लोगों को भी अच्छी बात लगेगी, मतलब उनको हम्म। फॉलो करने का एक मिलेगा। तो आप बताएं प्लीज कि अभी आप कैसे अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल रखते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो सुबह लगभग हम 6 से 7 के बीच में उठ जाते हैं, मैक्सिमम 6, 6:30 तक उठ जाते हैं। उठ हम्म। करके अपना 2 गिलास पानी पिए। हम्म। अगर मतलब अगर मतलब जल्दी रहा तो मतलब नॉर्मल पानी पी गए, नहीं तो थोड़ा सा गुनगुना करके उसको पिए। उसके बाद अपना हम्म। नित्य क्रिया वगैरह करके फिर हम लगभग 20 से 25 मिनट हम लोग, मतलब हम वॉक करते हैं। मतलब छत पे गए, ओके। अपना आराम पे जो भी है वहां पे हम्म। वॉक किए, सीढ़ी वगैरह चढ़े, और उसके बाद थोड़ा वार्म अप हुआ। उसके बाद फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किए थोड़ा। यूट्यूब पे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो योगा वगैरह होता है, हम्म। मतलब वज्रासन वगैरह हो गया, जो मतलब आगे झुकने वाला जितना एक्सरसाइज होता है जिससे पेट पे थोड़ा सा और प्रेशर बेंडिंग पड़े। वाले जितने आसनास हैं, हाँ। जी जी हाँ, जितना हो सकता है वो सब करते हम्म। हैं। बाकी वही डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज, मतलब मैक्सिमम अनुलोम हम्म। विलोम हो गया, मतलब भस्त्रिका हो गया, ये सब सारा हम मतलब लगभग ये 1 सवा घंटे तो अपने मतलब योगा और मतलब वॉकिंग पे देते हैं। ओके, गुड। तो ये बहुत उसके जरूरी था। फिर उसके बाद जी नाश्ता करते हैं। हाँ, उसके बाद फिर सर ने बोला था आप पेठे का जूस पीने के लिए। ओके। तो फिर जब सारा कुछ यहाँ से जब वो योगा कर लेते हैं, योगा करने के हम्म। बाद फिर वही लगभग 200 ml हम्म। पेठा का जूस पीते हैं। अब वो उसके सफेद दो। वाला कि पीला वाला? जी, सफेद वाला पेठा है कि पीला वाला? सफेद वाला एस गॉड जिसको बोलते हैं। अच्छा। सफेद वाला। ओके, पेठे के जूस पीते हैं फिर? हाँ, उसके बाद फिर लगभग 2 घंटे तक कुछ नहीं, बाकी सर ने जो दवा दिया है वो मतलब मेडिसिन वो खाते हैं। और हम्म। उसके बाद फिर, और हाँ, साथ में मेरा ये होम्योपैथ का भी ये दवाई चल रहा है। अच्छा, आप साथ में होम्योपैथ की भी दवा खा रहे हैं, एक साथ दो चीजें? हाँ हाँ हाँ, साथ में वो भी खा रहे हैं पिछले 3-4 महीने से। अच्छा, पिछले 3-4 महीने से वो खा रहे हैं। तो फिर मतलब हाँ अभी जब पेटे जूस वगैरह पी लेते हैं, दवा खाते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं, तो क्या उसके हाँ बाद भूख लगी होता है तब खाते हैं कि अभी भी टाइम का हाँ, वाला भूख हिसाब है? भूख लगती है तब खाते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर सुबह हम 8 बजे पेठे का जूस पी लिए, तो लगभग हम्म। 10:30 से 11 बजे तक, मतलब सारा नहा वहा करके पूजा पाठ करके, मतलब सारा जो भी मेरा जो होता है मतलब 2-2.5 घंटे तक, मतलब उसके बाद हमको भूख जब लगता है तो लगभग 11 बजे हम वहाँ खाते हैं। अच्छा। हम्म। और फिर ऐसे लंच वंच कितने बजे करते हैं आप अभी? 11 बजे के आसपास जब हम खा लेते हैं, उसके बाद फिर अपना ऑफिस अगर जाना रहा तो ऑफिस अपना निकल गया, नहीं तो घर पे वर्क फ्रॉम होम वगैरह जो रहा अपना हुआ। उसके बाद फिर 2:30-3 बजे के आसपास फ्रूट्स खाते हैं। जैसे अगर मन किया तो कभी उबला हुआ सेब खा लिए, या फिर मन किया तो कभी सिर्फ केला खा लिए। तो हम्म। इस तरह मतलब लंच में मेरा फ्रूट्स ही होता है। कभी मन किया तो पपीता खा लिए।
मतलब सर ने अच्छा, कहा था कि एक बार में एक ही फल खाइए, तो एक ही फल, कुछ कोई भी एक फल हम खाते हैं दोपहर में। चलिए बढ़िया है। हाँ, और फिर उसके हुँ, बाद फिर शाम में अगर घर पे रहे तो ठीक है। अगर हुँ, ऑफिस से कभी कोशिश करते, मतलब मेरा ऑफिस 6-7 किलोमीटर है घर से। हुँ, आधे घंटे का रास्ता है, तो कभी मन किया तो उधर ही ऑफिस में ही स्टाफ को बोल करके कुछ फ्रूट्स मंगा लिए, या फिर अगर घर पे रहे शाम में तो अनार का जूस, या फिर अनार अनार छिलवा लिए और अनार का दाना लेकर के उसको अपना चूस करके, वो जो उसका हुँ, सीड रहता है उसको बाहर फेंक देते हैं। तो एक अनार अगर बड़ा अनार हुआ तो एक अनार, छोटा अनार हुआ तो 2 अनार, शाम में लगभग 5-6 बजे के आसपास वो एक लेते हैं। और अच्छा, दिन फिर में रात में कभी खाना भी खाते हैं? जी, और रात में अगर अगर भूख लगा तो 2 से 3 रोटी और मूँग का दाल, और साथ में कोई सब्जी अगर रहा तो नेनुआ का, तोड़ी का, या कुछ भी सब्जी रहा तो वो खा लिए, कद्दू का। ओके, हुँ। तो अभी अब आपका पेट-वोट सब अच्छे से साफ होता है, सब सारी चीज़ें ठीक है, अब तो ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है, म्यूकस वगैरह? हाँ, मतलब अब इसका हम फ़ेज़ आपको बताते हैं। जैसे हुआ क्या था कि जब जुलाई में डिटेक्ट हुआ था, हुँ, तो मेरा सिम्पटम्स सब खत्म हो गया था। मतलब कभी, मतलब जो मेरा मतलब बाथरूम जाने का जो ये था, मतलब बॉयल मूवमेंट जो होता है, हुँ, वो मेरा 2 ही बार होता था, सुबह और शाम। मतलब ऐसा नहीं कि हम 5 बार जा रहे हैं, 6 बार जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल फ़ील होता था। हुँ, और वो ये 15 दिन में ही सिम्पटम्स खत्म हो गया था। मतलब जब अंग्रेजी दवा मेरा चालू हुआ था ना, उसी समय सिम्पटम्स चला गया था। अच्छा, ठीक है? थोड़ा बहुत दर्द वगैरह रहता था नाभि के नीचे वाला पोर्शन में। हुँ, तो फिर वो ये क्या आयुर्वेद वाला जब दवा शुरू किए, तो हुँ, वो मतलब अच्छे से, मतलब वो थोड़ा कंट्रोल कर लिया। और हुँ, उसके बाद फिर 2 महीने तक एकदम कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। 2 महीना तो लगा हुँ, कि मतलब ठीक हो गया, हल्का-हल्का म्यूकस आता था। हुँ, लेकिन इसका क्या हुआ कि 2 महीने बाद फिर फ्लेयर आया इसका एक बार फिर से। फिर अच्छा, से जो प्रॉब्लम जून में शुरू हुआ था, हुँ, सेम प्रॉब्लम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लास्ट में, लगभग 2.5 महीने बाद फिर से प्रॉब्लम शुरू हुआ। सेम। हुँ, जबकि हुँ, वही हम अच्छे से एकदम अपना रूटीन मेंटेन कर रहे थे, हुँ, फिर भी। तो फिर थोड़ा-सा हमको डाउट हुआ, और हाँ, और साथ में मेरा वो अंग्रेजी दवा भी चल रहा था। हुँ, क्योंकि उसको जब भी हम छोड़ते थे ना, हुँ, तो थोड़ा-सा वो हमको फ़ील होने लगता था कि नहीं, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब वो आ हुँ, जाता है ना, मतलब वो मतलब हाँ, जो भी दिमाग है। में ख़्याल आ जाता है। हाँ, ख़्याल भी आता है और वो फ़ील भी होता है। जैसे बाथरूम गए तो थोड़ा म्यूकस ज़्यादा निकल रहा है, तो सर से बात करते थे सर, तो सर बोलते थे कि नहीं, आप साथ में वो भी लेके चलिए, क्योंकि वो मतलब उसे वो सिम्प्टोमेटिक वे में अच्छे से काम करेगा। तो उसको भी साथ में हुँ, लेके चलते थे। तो वहीं पे यहाँ पे जो डॉक्टर थे, वो उनसे मिलने गए। हम बोले कि सर, इधर 2 महीना अच्छा चला, अब फिर से आने लगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप देखिएगा, आप गूगल भी कर सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता क्या है कि हर एक टाइम इंटरवल पे फ्लेयर होता आता है, फ्लक्चुएट हुँ, करता है उसका ग्राफ। एक स्ट्रेट वे में चलेगा, फिर 1 महीना, डेढ़ हुँ, महीने बाद ऊपर-नीचे होता है उसमें। तो ये हुँ, मेरे साथ कंटिन्यूएशन हो रहा है और अभी तक हो रहा है, यही प्रॉब्लम कर रहा है हमको। अच्छा, और थोड़ा-सा अपने आप को ना हुँ, वेट लॉस ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा वेट लॉस मेरा हो गया है। मतलब मेरा हुँ, वेट जिस समय हम नॉर्मल थे, उस समय हुँ, 78-77 केजी था, और अभी मेरा हुँ। वेट 60 केजी के अप्रॉक्स है। चलिए, अभी तो तुमको बताऊँ कि अपनी वेट वगैरह की परेशान नहीं होना है। सबसे ज़्यादा हुँ, ध्यान देना है कि जो भी हम खाएँ-पिएँ उसको सही खाएँ और भूख लगने हुँ। पर खाएँ और बगैर भूखे कुछ भी नहीं खाना और सही चीज़ें खाना है, ठीक है? जी, और जी, वो तो ये जो है हुँ, ना अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये मिनिमम ट्रीटमेंट में 1 ईयर लेता है, ये आप मान लो। उसके बाद भी 1 ईयर तक परहेज़ रखना पड़ेगा और वैसे मैं जी। कायदे से कहूँ तो परहेज़ तो लाइफ लॉन्ग रखना चाहिए। मतलब कि हुँ, हुँ। वो चीज़ें फिर परहेज़ क्या क्या होता है मैम, कि मतलब अब इंसान हम जैसे अपना मान लो कि लाइफ़ सुबह उठा जी, जी, जी। कैसे जीना चाहिए वो हम सीख गए। मतलब सर के माध्यम से हाँ, और तो एक बार जब इंटरनेट के जीना सीख माध्यम जाते हैं से। तो तकलीफ नहीं होती है। क्योंकि ये जी। ऐसी चीज़ हो गई मान लो कहीं पर घाव हुआ था, आपने ठीक कर दिया, बाहर का ही सिंपल घाव में भी सोचो ना बाहर का घाव होता है, हल्का-सा लगता है कहीं से धक्का फिर से ब्लड आता है ना? तो जी, जी, ऐसे जी। ही जब आपके अंदर डाइट का या लाइफ़स्टाइल का इधर-उधर करेंगे तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है। तो बॉडी हुँ, की हुँ। आदत होती है लेकिन जब आप मेडिसिन्स खाइए पूरे विश्वास के साथ खाइए और अपने आप को मतलब कहिए कि हाँ, मैं बहुत अच्छे जल्दी ठीक हो रहा हूँ, तो वाक़ई हुँ। आप बहुत जल्दी जो 2 दिन में ठीक होना होता है ना, वो 2 घंटे में भी कई बार ठीक होता है, मेरा कहने का मतलब है। तो इन हाँ, चीज़ों ये को तो है। फ़ॉलो करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छे से ठीक हो जाएँगे, कोई तकलीफ नहीं होगी और ये भी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में मेडिसिन्स खानी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म में हाँ, बस परहेज़ रखना चाहिए, अपनी डाइट, अपनी लाइफ़स्टाइल, योगा, आसन इन सारी चीज़ों पर पूरा हुँ, फ़ोकस हुँ, हुँ। रहिएगा। ठीक है सर? हुँ, हुँ। जी, जी।
और मैम ये बस ये बार-बार हम यही कह रहे थे कि जैसे सर से भी हमेशा बात होती है, तो सर तो वो फ्लेयर अप वाला सीन हमको समझ में नहीं आता है। मतलब जब 2 नहीं महीना वही सही मैंने से आपको बताया ना, जैसे मान लो किसी को घाव लगा होता है तो ठीक हो जाता है, ऊपर एक पपड़ी आ जाती है, जी। हल्का सा भी कहीं से भी खरोंच लगता है तो तुरंत उससे ब्लीड होता है ना। जी, जी, बाहर जी। के केस में इतना तो पता है। अब हुँ, ऐसे हुँ। ही अंदर में क्या है कि अंदर में वो आपने सोचा कि ठीक है चलो मैंने इस वक्त खाया, कहीं होता है कि हमारी वही चीज भी बॉडी को सूट नहीं कर रही होती है, और बॉडी जब हुँ, हील चलती है तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। कई बार हुँ। ऐसा भी होता है हीलिंग में, जैसे मान लो आपने दवा लेना शुरू किया तो कई बार सिम्टम एग्रीवेट भी होते हैं, तो जी। दैट इज नोन एज द हीलिंग क्राइसिस। तो इस तरह के भी हुँ। साइन सिम्टम्स आते हैं, तो उसमें घबराना भी नहीं है, क्योंकि जब हमने अपनी डाइट ठीक कर ली, अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लिया, तो हमें ठीक हुँ। होना ही होना है। ठीक है। जी, और आप वो अपनी तो डाइट पे विश्वास है, काम वो कर तो रहे हो, मतलब अपनी अपने ऊपर लाइफस्टाइल भी ठीक की है विश्वास है आपने, और योगासन वगैरह सारी चीजें कर रहे हैं। जी, हम्म। वो तो विश्वास है और भगवान पे भी विश्वास है कि मतलब होता है ना कि एक पॉजिटिव एनर्जी को मतलब ये फ़ील हम करते हैं कि नहीं, कहीं न कहीं तो ये चीज़ है। और जब से हम अपना आहार-विहार सुधारे हैं, तब से खुद अंदर से ही फ़ील होता है कि जब इतना सब कुछ सही कर लिए, तो सही तो होना ही है। कभी हाँ तो आप नेगेटिविटी तो खुद ख़ैर सोचो, आप कह रहे हो कि 76 के आसपास वेट था ना, यू आर 60 ना। हाँ, 78 था, हाँ, मतलब 18 के मतलब हम थोड़ा ओवरवेट थे, मतलब अपने हाइट के हाँ हिसाब से फ आप 5'7" मेरा हाइट है। ओवरवेट, जब आप हेल्दी होते हो ना तो एक तो आप वेट मेंटेन कर लेते हो, पहली बात होता है कि एक सर्टेन नॉर्मल रेंज जो होता है आपका बीएमआई वो मेंटेन हो जाएगा। दूसरी बात, हुँ, अगर आप अपने फेस को देखोगे, आप अपने मेंटल स्टेटस को देखोगे, वो उसमें भी आपको बहुत फर्क लगेगा कि जब आप बीमार रहते हो तो आपको पता है ज्यादा गुस्सा आता है, ज्यादा हम परेशान होते जी, हैं, जी, चिड़चिड़ होता है। होता है। जी, जी, होता है ये चीज़। ये सब सारी चीजें आपकी ठीक हो रही थी। आयुर्वेद के ट्रीटमेंट की यही एक ब्यूटी होती है कि ऐसा नहीं होता कि जो आपका एक सिंपल मॉडर्न का डायग्नोसिस में कहूँ कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो रहा है, अल्सरेटिव हुँ, कोलाइटिस के अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो भी और भी प्रॉब्लम होगी ना, वो सारी हुँ, हुँ। चीजें भी ठीक हो जाएंगी, और वो आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगा। और लॉन्ग टर्म अच्छा। में जब आप अपनी सारी चीजों को ख्याल रखोगे ना, तो आप खुद ही सोचोगे कि नहीं, मैं बहुत अच्छा हो गया, और अब मैं इसी, जैसे अभी भी आप करो ना कि अब मैं जीना सीख गया हूँ, तो जब एक हुँ, बार हुँ, इंसान हुँ। जीना सीख जाता है तो फिर तकलीफें अपने आप चली जाती हैं। हाँ, वो तो है। अब तो मतलब अगर ये ठीक हो गया तो मतलब आहार-विहार के कारण तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होगा। अगर कुछ हाँ, और क्योंकि के अल्सरेटिव कारण हो जाए कोलाइटिस आपको खुद ही पता है कि बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। सिंपल सी बात है कि बाहर कोई घाव हो जाए, उसमें से ब्लड निकले या उसमें से पस निकले तो क्या हुँ, कंडीशन होती है। और ये तो हुँ। अंदर है चीज, तो अंदर जी, से जी। अगर कहीं पर पस निकल रहा है, अंदर से कहीं ब्लीड कर रहा है, तो वो चीज तो और खतरनाक होती है ना। जी, जी, जी। तो वो ठीक होने में सारा टाइम लेगी, इसलिए उन चीजों हुँ, को ज्यादा सोचना नहीं है। आप सिर्फ हुँ। ये सोचना है कि मैं डे बाय डे और बढ़िया होता जा रहा हूँ। और आपकी कोई क्वेरी है सर, या कुछ और बताना चाहते हैं तो प्लीज बताएं। मेरा बस क्वेरी यही है कि थोड़ा समय मतलब सर से बार-बार यही पूछते हैं कि इतना परहेज़ कर रहे हैं लगातार लगभग 9 महीने से, 8 महीने से मतलब देखिए फिर सर, भी मैं आपको बता दूं, गृहिणी की कोई भी बीमारी होती है, जब साइन सिम्टम भी चले जाते हैं तो हुँ, कायदे से अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा उसका 1 ईयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। और मैं तो अच्छा। सीधी बात बोलती हूँ कि अगर आप ठीक भी हो गए तो ये 1 ईयर तक आप मेडिसिन ले लो सस्टेनेबल डोज वाली, और उसके हुँ, बाद एटलीस्ट 1 ईयर तक अपना जो डाइट वाला पैटर्न है लगभग वैसे ही रखो। और जब बिल्कुल हुँ, 100% ओके हो जाओ कि चलो महीने 2 महीने कुछ हमने खा भी लिया और तब पर भी हमको कुछ भी कहीं से कोई तकलीफ नहीं हो रही है, हुँ, क्योंकि हुँ, आप हुँ। महीने 2 महीने में तो इंसान कुछ ना कुछ तो खाएगा ही, है हाँ, ना। वो तो होता ही है। जी। हाँ, तो उसके हुँ, बाद तब हम सोचे कि हाँ हम लगभग ठीक हैं। हुँ, तो हुँ, इसलिए हुँ, इन हुँ। चीजों को नहीं करिए। और ये एलोपैथी तो है नहीं कि भाई अभी परेशानी हुई, अभी आपने दवा दे दिया, हफ्ते भर को ठीक हुँ। रहे, फिर जी 15 दिन बाद फिर भाग कर जा रहे हैं। तो हाँ, जब हाँ, हमको कोई हाँ। चीज जड़ से ठीक करनी है तो इट विल टेक टाइम, हुँ, 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 हुँ। अच्छा मैम ये है ना। होम्योपैथ हम्म। जो चल रहा है उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सर देखो, मैं होम्योपैथ के सर बिल्कुल भी एबीसीडी भी नहीं जानती हूँ, मतलब उन अच्छा। मेडिसिन का क्या इफेक्ट होता है, कैसे काम करती हैं। अगर किसी चीज के बारे में जानो देन यू कैन नहीं, कमेंट। क्या है ना तो कि वो जिस पैथी के बारे में होम्योपैथी मुझे कुछ नहीं इसलिए पता, शुरू आई कैन किए थे नॉट कमेंट। कि ऑटो इम्यून डिजीज इसको बोला जाता है जी सर। कि मतलब जहाँ तक मैंने सुना है हम्म। या फिर तो उसमें और होम्योपैथ शायद मतलब इम्यून सिस्टम में जाकर के वर्क करती है, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा-सा और अपने जान-पहचान में ही मतलब वो फैमिली डॉक्टर ही हैं होम्योपैथ के, तो उन्होंने कहा कि वो दोनों का साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं हम्म। है, दोनों अपना-अपना वे में वर्क करता है, तो साथ में लेके चल सकते हो। लेकिन हाँ, जब फ्लेयर अप आता है तो अब हमको मैं उस आपको समय एक बात बताऊँ। उस समय जब फ्लेयर अप जब आता है, तो उस समय हमको एलोपैथ का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इससे नहीं, आयुर्वेद और आपको सहारा नहीं लेना पड़ेगा, आपकी जो दवाएं चल रही है डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं,
आप ट्रीटमेंट बड़े विश्वास के साथ करिए। और मैं ऑटो इम्यून डिसीज का एक बहुत बड़ा रूट कॉज आपको बता देती हूँ, आप अपना जी। समझिएगा कहाँ पर है। ऑटो इम्यून डिसीज में कुछ नहीं होता, सिंपली बॉडी में एक चीज होता है कि हमारी बॉडी में दो तरह की सेल्स तैयार हो जाती है, एक जो हमारा पॉजिटिव थॉट वाली होती है और एक नेगेटिव थॉट वाली होती है। अब जी। बॉडी के अंदर ही दो तरह के लोग तैयार हो गए, एक पॉजिटिव आर्मी हो गए, मतलब एक राम की सेना तैयार है, एक रावण की सेना तैयार है। तो बॉडी के अंदर जी। राम और रावण की सेना क्या करेगी, आपस में लड़ेगी। आपकी बॉडी की जी। दोनों सेल्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी, और जब एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी तो इसीलिए ऑटो इम्यून डिसीज में बोलते हैं कि कोई क्योरेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बॉडी इटसेल्फ एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। तो वहां पर सबसे ज्यादा काम क्या करता है, एलोपैथ तो कुछ भी काम नहीं करता है, आयुर्वेद थोड़ा बहुत काम करता है। उससे ज्यादा काम जो करता है, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर आप जाएंगे कि आपको अपने थॉट प्रोसेस पर बहुत काम करना पड़ता है। आपके अंदर कहीं पर भी किसी भी चीज को लेकर जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही होती है, उस नेगेटिविटी पर काम करना होता है। क्योंकि अगर जैसे आपने कहा ना कि फ्लेयर अप हो रहा है, फिर मुझे एलोपैथ का सहारा लेना पड़ता है, इट मीन्स कि बॉडी में ये जो वाला सोच है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, बहुत ज्यादा अपने डिसीज के बारे में तो गूगल मत करिए, नहीं ठीक है, मैम, वो बहुत ज्यादा ये नहीं, सब वो सारी तो चीजें। है, लेकिन जब सिम्टम्स सामने जब रहते हैं, जैसे अब लड़ाई हो रही है, तो सेना तो तैयार करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब सिम्टम्स मेरे नहीं ऊपर तो आते हैं। अब आप यही सोचो ना कि ये जो सेना आपने तैयार करी है, आपने या कोई भी इंसान, मैं हर इंसान के लिए कर रही हूँ, वो सेना आपने खुद तैयार करी है। क्यों, मैं उसके पीछे भी वजह बता देती हूँ। आपके ब्रेन को पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उसी तरह आपके हार्ट को पता होता है। या सिंपल वर्ड में कह दो कि जी। हम लोग जी। मैथमेटिक्स के हिसाब से जानते हैं कि ये चीज सही है, और कई बार इथिक्स हमारे कहते हैं ये सही है। तो जब हम कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, दैट इज नोन एज द कॉन्फ्लिक्ट। तो वो जो हमारी बॉडी में जितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, हमको ठीक होने में उतना टाइम लगेगा, और हमारे अंदर बीमारियां उतनी रिकरेंस होंगी। एकदम बहुत ही रूट कॉज है। अब आपको अच्छा। जाकर एनालाइज करना है कि आप कहाँ पर ऐसा काम करते हो कि आपका ब्रेन ये कहता है और आपका हार्ट बी कहता है। अगर हार्ट और ब्रेन, मतलब सिंपल सा समझ रहे हो ना, कि इमोशन लेवल वाला और एक आपका कैलकुलेशन लेवल वाला, दोनों अगर एक ही सिंक्रोनाइज वे में रहेगा, एक जैसा सोचेगा, मतलब अगर मैंने कत्ल कर दिया किसी का और मैं जानती हूँ ये सही है, फिर मेरे अंदर गिल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने किसी को मार दिया और मेरे अंदर आ गया कि नहीं मैंने गलत किया, पाप किया, तो वहां से वो फिर डिसीज को जनरेट करता है। ये बहुत रूट लेवल का बहुत बेसिक चीज है, और हर चीज में अच्छा मैम, अप्लीकेबल होता है। तो अब इसमें आप आप क्या सजेस्ट करती हैं कि जैसे अगर तो मेरा आता वही है। मैंने कहा ना, तो एक तो अपने थॉट प्रोसेस पर काम करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, और थोड़ा सा हर चीज को आप, इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एक तो हर किसी के लिए पॉजिटिव सोचो, हर कंडीशन को पॉजिटिव सोचो, ठीक है। और हर किसी को, मतलब वसुधैव कुटुंबकम वाला जो कंसेप्ट होता है, उस लेवल पर आकर काम करो। मीन्स यू हैव टू लव विथ ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द लाइफ। मतलब चाहे कोई लिविंग है, चाहे कोई नॉन लिविंग है, वेदर इट इज अ प्लांट, वेदर इट इज अ एनिमल। जब आप हर किसी से प्यार करने लगोगे, आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी मेरी बातें बहुत बड़ी लगेगी, आप अगर इस पर काम करना शुरू करेंगे ना, साल 2 साल बाद आपको खुद ही लगेगा कि नहीं मैं क्या सोचता हूँ, क्या हूँ। तो जैसे मान लो हम गुस्सा भी किसी से हो गए ना, तो उसको भी हम ब्लेसिंग्स देना शुरू करें। तो जैसे शिवानी जी जो कहती हैं, थोड़ा सा शिवानी जी को सुनिए, ऐसे थोड़े से स्पिरिचुअल लोगों को सुनिए, जिससे दिमाग हाँ बहुत हाँ, शांत रहेगा। वो शिवानी मैम जो आती हैं यूट्यूब पे, तो जी जी। हाँ, बीके शिवानी जी। तो हाँ आप उस हाँ। लेवल पर, मतलब अपने थॉट लेवल पर सोचो ना। कई बार क्या होता है कि हम बिजनेस के लिए किसी को चीट करते हैं, किसी भी लेवल पर थोड़ा सा, या अपना प्रॉफिट के लिए, तो हमारे ब्रेन, हार्ट कहता है नहीं यार ये गलत किया, और ब्रेन कहता नहीं जी चलता है। तो बॉडी के अंदर वहां पर फिर दो सेल तुरंत क्रिएट हो जाती हैं। और ऐसा नहीं होता है सिर्फ बिजनेस में होता है, ये सारी चीजें आपके रिलेशनशिप में भी होती है, ये आपकी हर वक्त की एक्टिविटीज में होती हैं। अब जैसे मान लो मुझे किसी ने कह दिया जी सूर्योदय से पहले उठना है, अब मैं सूर्योदय के बाद उठूंगी, और मुझे पता है कि सूर्योदय के बाद नहीं उठना चाहिए, तो उठते तुरंत ख्याल आएगा मैंने गलत किया, ठीक है। तो जैसे जी ये जी। ख्याल आएगा, उधर एक सेल तैयार हुई, इधर एक दूसरी सेल तैयार हुई, तो ये दोनों लड़ेंगी। और जब बॉडी के अंदर कोई लड़ रहा है, तो उसका मुकाबला बाहर से कैसे कर सकते हो आप, ये बताओ। तो मैम, तो दैट जैसे इज द जैसे रियल कॉज जब ऑफ रूट। फ्लेयर अप आते हैं, तो जैसे ही मैं ये खाता हूँ, मतलब हम्म अंग्रेजी दवा, एलोपैथ वाला, हम्म तो वो तुरंत कंट्रोल हम्म कर देता है। और ये हाँ, है कि वो एकदम। दबा देता है, वो जी जी। दबा देता है। जैसे मान हाँ लीजिए आप बहुत शैतान बच्चे होते हो, हम्म टीचर जैसे ही क्लास में आ जाता है, आप शांत हो जाते हो। हम्म तो ऐसा थोड़ी होता कि अंदर से शांति हो जाती है, वो तो बाहर का दिखने में हो जाता है हम्म। ना। अचानक कोई वहां से ट्रेवल करे, तो दूसरा कोई सोचे इस टीचर ने तो कितना तो फिर बच्चों को मैम, अच्छे से आपका मेंटेन क्या करा है। कहना है कि उसको उसको चलने दें, मतलब उसको चलने दें, नहीं, मैं मतलब। भी नहीं कहूंगी, वो तो देखिए जो
डॉक्टर साहब आपको ट्रीट कर रहे हैं वो आपको ज्यादा बेटर गाइड करेंगे, क्योंकि जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा था उनको ज्यादा बेहतर पता होता है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि प्लीज अपने रूट कॉज पर काम करिए, मतलब अपने थॉट प्रोसेस पर बहुत काम करिए। थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, शिवानी जी को सुनिए, और भी इस तरह की हैं बहुत सारी चीजें सुनिए, और बस अपने आप को हमेशा रोज याद दिलाइए कि मैं ठीक हो रहा हूँ और ये फ्लेयर अप नहीं होगा। ये जो दिमाग में रहता है नहीं पढ़ लिया, और जब पढ़ लिया तो वो चीज होता है। जैसे मान लो मैं सिंपल सी बात बताऊं, साल्बुटामॉल होती है, मेडिसिन होती है, तो नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अपने कॉलेज टाइम का। मैंने पढ़ लिया कि साल्बुटामॉल का साइड इफेक्ट में होता है ट्राइमरिंग। तो जब मैं पढ़ती थी तो मैंने कॉफ एंड कोल्ड की कुछ प्रॉब्लम ज्यादा हुई, एग्जाम का टाइम था, तो मैंने कहा खा लो भाई, एग्जाम है, वरना रात भर चक्कर पढ़ नहीं पाएंगे। वो मैंने खाई, विद इन 1 आवर मेरे हाथ में ट्राइमरिंग होने लगी। क्यों? थॉट प्रोसेस में था। अदरवाइज ऐसे खाते हुए कभी अच्छा। दिमाग में नहीं ख्याल आता है। तो जब आपने ये पढ़ लिया या आपको कहीं से पता चल गया कि फ्लेयर अप होता है, तो फिर आपका थॉट प्रोसेस वैसे चलने लगता है, वो फिर उस चीज से होता है। नहीं मैम, तो मेरे साथ 2 बार फ्लेयर अप हुआ, तब मुझे पता चला, जब मतलब नहीं, वो मुझे 2 इसके बार बाद। नहीं 10 बार फ्लेयर अप होगा। होता है क्या कि जब जैसे मान लीजिए आपने पढ़ लिया पालक के ये फायदे हैं, ठीक है, आप उस पालक को खाना शुरू करोगे तो उसके और फायदे नजर आने शुरू हो जाएंगे। आपने पढ़ लिया नहीं कि ये पालक में तो कैल्शियम ऑक्सलेट भी होता है, यहाँ पर नुकसान करता है, वहां पर नुकसान करता है। एक तो खाओगे नहीं, कभी स्वाद की वजह से खाओगे, खाने पर तुरंत ख्याल आएगा इसमें तो ये था, ये नुकसान करेगा, मेरे को प्रॉब्लम देगा। वो चीज जी जी। यही चीज उसमें आपके योग में आता है, दैट इज नोन एज द धारणा। तो अगर हमने अच्छा। धारणा अपनी जैसी बना ली, तो धारणा के अकॉर्डिंग बहुत होता है, तो इसीलिए धारणा की वजह से धारणा न बनाए आप। सो मैं आपको बता रही हूँ कि अपने अच्छा। थॉट प्रोसेस पर काम करिए बहुत ज्यादा। तो उसमें स्पिरिचुअल चीजें जो होती है बहुत ज्यादा मदद करती हैं, उसमें ध्यान बहुत मदद करता है। ध्यान में कुछ नहीं करना होता, सिंपली ध्यान को लोगों ने बहुत बड़ा करके रखा है। आप बैठ जाओ सीधे सीधे, ज्ञान मुद्रा या किसी मुद्रा में बैठ करके, और अपनी सांसों को देखना है, दैट्स ऑल। और जी। बहुत गहरी गहरी सांस लेना शुरू करिए, धीमे धीरे, जैसे प्राणायाम वगैरह करते हैं, और अपनी सांस को बस देखिए। और उस वक्त चाहे विचार मान लो ऐसे 2 आते हैं, ध्यान करते हो 10 आते हैं, ये सब सोचना नहीं है कि 10 आने लगे मैं तो करूंगा नहीं। अपने आप को टाइम दो, और आप मुझे कुछ साल बाद खुद ही बताओगे। देखो, जिनका जितना अच्छा पावर होता है, किसी लोग को 1 दिन में ध्यान घटित हो जाता है, कुछ लोग को महीने लगते हैं, कुछ लोग को साल लगते हैं। लेकिन जब वो चीज हो जाएगा ना, तो आपको खुद ही लगेगा नहीं मैं बहुत, क्योंकि देखो आप इतना ठीक हो गए हो ना, आपके फेस पर कहीं वो मतलब मुझे पेशेंट वाली वो बात नहीं नजर आई। बहुत अच्छा सारी चीज दिख रही है, तो आप अच्छे से हो जाओगे। बस ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नॉलेज जो है ना, उनसे थोड़ा सा दूर रहो, गूगल कम करो। जब क्वेरी नहीं, होती है अपने डॉक्टरों को करिए गूगल जो डायरेक्ट। करना था मैम, गूगल जो करना था वो जो शुरू में ही 2-3 महीना में कर लिया, उसके बाद अब तो जरूरत ही नहीं हाँ पड़ता नहीं, है तो गूगल का। वो जब आपने गूगल किया तो दिमाग में तो पड़ा रहता है ना। जी यहाँ जी जी। डिलीट मैकेनिज्म कहाँ चलाते हैं हम लोग? ब्रेन का हम्म। डिलीट मैकेनिज्म चलना चाहिए ना। जी। तो ब्रेन का हम्म। डिलीट मैकेनिज्म कैसे चलेगा, उसका तरीका यही है कि थोड़ा सा जैसे अपनी योगा शुरू किया है, थोड़ा सा ध्यान शुरू करिए, थोड़ा सा जो मैंने आपको बोला है बैठकर सोचिएगा। वसुधैव कुटुंबकम हम लोग बचपन में पढ़ते थे। वसुधैव हम्म। कुटुंबकम मतलब होता है कि आप हर किसी से प्यार करते हो, जैसे आपके लिए आपकी फैमिली बहुत प्यार करती है ना, ऐसा किसको प्यार करना शुरू करता है। तो उसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कहीं से भी फिर नेगेटिव एनर्जी आप तक नहीं आती है, ठीक है। इसलिए मैंने अच्छा। बोला शिवानी जी को सुनना। अब सुनना फिर हम्म। हमें लगेंगी बातें। अब थोड़ा सा शिवानी जी हम्म। को सुनना, ठीक है। जी 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 फिर जी आपको जी। समझ में आ जाएगा, आप और अच्छे हो जाओगे, ठीक है। और एक मैम, एक सेल्फ फीलिंग करके एक कोच थे, सत्येंद्र जैन की क्या नाम था उनका, उनका भी थोड़ा एक बार हम ज्वाइन किए थे, बहुत अच्छा लगा था उनका सेल्फ फीलिंग जो था उनका। हाँ नहीं, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी अच्छी होती हैं। जी। मैंने जिन लोग को सुना है या जिनको समझा है मैं उनको बता सकती हूँ, ठीक है। ऐसे तो मैं ओशो को बहुत लेवल पर सुनती हूँ, बट ठीक है, ओशो अब बहुत हम सारे लोग को आगे नहीं बढ़ते समझ हैं, में आते आगे शुरू बढ़ते में, हैं। और भी केस लेना ठीक है। है, और भी केस लेना है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जी सर, सॉरी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो सर अंचल कुमार जी आप करिए, और बहुत अच्छा लगा आप ठीक हो गए। अभी हमें और भी केसेस लेने हैं, पेशेंट लोग से बात करना है। ठीक है अच्छा सर, अच्छा। हाँ हाँ। फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम ओके आपको। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू। एक ना डॉक्टर नेहा गर्ग मैम आई हैं, ये ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद कॉलेज से पढ़ी हैं, पंचकर्मा में एमडी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये मैम कुछ केस बताना चाहती है। डॉक्टर नेहा गर्ग मैम, आप कुछ बताना चाहती हैं? डॉक्टर नेहा मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो इधर आइए मैम, मैंने को होस्ट बनाया है कि। हाँ मैम। यस सर। नहीं, डॉक्टर नेहा गर्ग मैम आई हैं, डॉक्टर नेहा गर्ग मैम। ये शायद अभी मुझे बोली थी कि इनको कोई केस बताना है। डॉक्टर नेहा गर्ग मैम सुन पा रही हैं क्या? नहीं, अभी आएंगी तब बात करेंगे। मैं इनको कॉल करता हूँ।
तब तक बाकी लोग बात करिए। आप लोग कुछ और केस पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? किसी को कुछ पूछना है, बताना है, कोई केस? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आपने ये नहीं बताया उनको घी का बस्ती देने से क्या फायदा हुआ? हाँ हाँ सर, अंचल जी हैं क्या अभी आप? अंचल जी, आप अभी जाइए, जी सर, जी सर, जाइए। जी सर। मेन बात पे आप बात करते हैं। आपको जब घी आप का बस्ती दिया, घी का मात्रा बस्ती आपने शुरू किया है ना? हाँ जी सर, जी सर, 30 ml से मैंने शुरू किया है। हाँ, अभी पहले से कैसा फील हो रहा है आपको जब से घी का बस्ती लेना शुरू किए हैं? कंपेरिजन में तो सर थोड़ा सा तो मतलब 1-2 दिन तो ऐसा कुछ नहीं पता चला, लेकिन चौथे 5वें दिन से मतलब थोड़ा सा सुधार है सर, थोड़ा सा। हाँ 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 जी हाँ, तो जी जी। उसको अभी रेगुलर लेना है। अरविंद सर हम लोग के गुरु जी हैं, और वो जी। बताते हैं कि साल भर 1.5 साल तक बस्ती लेना चाहिए इसमें। और घृत का बस्ती का कंसेप्ट उन्हीं का है, हम लोग उन्हीं के अच्छा गाइडेंस में मोस्टली ट्रीटमेंट करते हैं। तो अच्छा वही अच्छा। हमको बताए थे कि घृत का बस्ती देने के लिए तो मैंने आपको प्रेस्क्राइब किया कि घृत का बस्ती लेना है, तो आपको इस रेगुलर लेना है। पहले से आप बेटर फील कर रहे हैं ना? अभी मैम हाँ भी सर। बताई जैसे प्ले, तो अभी पहले अरविंद सर इनको पहले जो है ना मतलब पेन वगैरह भी होते रहता था, और वो अभी सब नहीं है। और प्लेयर भी जो आता था वो उसमें बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, तो पहले की रिस्पेक्टली तो अभी बहुत अच्छा कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। इनका एक इशू था कि वेट इनका जो है लॉस हो गया है। हमको लगता है कि अभी 8-9 महीने में 5-6 kg वेट लॉस हुआ है। अंचल जी करेक्ट है ना? नहीं सर, 18 kg सर। अच्छा, 18 kg वेट लॉस हो गया। एक इनका 78 वेट से लॉस का हम्म। 78 से 60 kg पे आ गए, 59-60 पे। हाँ, एक वेट लॉस का है, तो अगर घृत का मात्रा बस्ती अगर शुरू किया है ना, तो उससे भी आपका हीलिंग भी होगा वुंड का, और साथ में आपका वजन भी डेफिनेटली, उसमें भी वजन भी आपका बढ़ेगा। तो इस मात्रा बस्ती जो घी का ले रहे हैं उसको जी जी कंटिन्यू जी। रखना है। उसके अलावा सर कोई और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना है ना खाने पीने में, मतलब? नहीं नहीं, वो तो जो भी पूछना होगा आप मुझसे फोन करके पूछ लीजिएगा, हाँ 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 वो हाँ। तो मैं बता दूंगा। ऐसे अभी कुछ लेने की जरूरत नहीं है आपको। जी जी, घृत की मतलब बस्ती जो है, मतलब मतलब घृत का बस्ती लेने से भी मतलब वेट इंक्रीज होता है, मतलब कंपैरिजन टू नॉर्मल? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा, आपका वुंड भी हीलिंग होगा और साथ में वेट भी बढ़ेगा उससे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, तो और उसको कंटिन्यू आपने कर देते पूछा हैं। ना कि एलोपैथी का बंद करना है क्या, तो अभी बंद नहीं करना है आपको, क्योंकि हाँ मिसाकोल जो रहता है ना, या जी। स्टेरॉइड रहता है ना, वो क्या करता है कि जो जख्म है उसको हम्म सिकुड़ा देता है कुछ टाइम के हम्म लिए। वहां पे हम्म अल्सरेशन है, जख्म है, वहां पे खून आता है। तो हम्म। अभी आपको लेना है वो कुछ टाइम तक, 3-4 महीना। सर तो जब सर आपको तो 9 महीना हाँ, से तो लगातार ले ही रहे हैं सर। कितना एमजी में ले रहे हैं? 1200 mg। 1200 mg तो बहुत ज्यादा है, इसका फिर साइड इफेक्ट भी होता होगा बॉडी में। तो नहीं वो इसको तो, नहीं नहीं, वो हाँ, तो मिनिमम डोज वो उस सर ने बोला था। 1200 mg हम्म। नहीं, इसको कम कम करते हुए जाना है। डॉक्टर अखिलेश अच्छा। तिवारी जी, आप इनको कम कम करते जाइए वो डोज को। जी जी सर, मैं उनको कम कराया था बीच में, और बिल्कुल बीच में तो अल्टरनेट करा दिए थे, तो इनको फिर मेरे बीच में पेशेंट तो डिस्टरबेंस 40 mg, 30 mg, 10 mg, 5 mg हाँ। ऐसे कर करके धीरे धीरे कम करके बंद कर देते हैं। हम्म। अभी अभी अंचल जी वो मेडिसिन चल रही है एलोपैथ की आपकी? हाँ सर, उसको तो वही अल्टरनेट करके 1200 mg लेते हैं। मतलब एवरी डे ले रहे हैं या फिर एक दिन बीच करके ले रहे हैं? एक दिन बीच करके सर। एक दिन बीच करके ले रहे नहीं, हैं आप क्या करिए, 2-2 दिन बीच करके करिए, फिर धीरे धीरे डोज कम करिए। थोड़ा ऐसे हाँ धीरे धीरे टेपरिंग डोज में बंद करना है उसको। अच्छा अच्छा। वो तो और सर शुरू में 2 टैबलेट चलता था। शुरू का तो 4-5 महीने में मतलब डेली 2-2 टैबलेट खाया, और उसके बाद फिर 5 महीने बाद फिर से डेली 1-1 टैबलेट, और इधर 2 महीने से एक दिन गैप करके मैं 1 टैबलेट खा रहा हूँ, मतलब जहां मुझे 4 टैबलेट खाना था वहां मैं 1 टैबलेट खाता हूँ। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे कम करके बंद करना है सर उसको। हम्म। ठीक है, क्योंकि और उसका ये साइड इफेक्ट होता है और सर। ये और ये जो साथ में होम्योपैथ चल रहा है उसको भी चलने देना। होम्योपैथ में क्या चल रहा है मुझे नहीं बताया, वो सर बताएंगे क्या चल रहा है, कैसे क्या करना है। अच्छा, ठीक लेकिन ठीक। आपको ना हमें दवाई मुक्त, बीमारी मुक्त करना है। हाँ वो आयुर्वेदिक तो है। दवाइयां बंद हो जाएंगी एक दिन।
नहीं, ठीक है सर। मतलब अभी जो मात्रा बस्ती है उसको अभी कंटिन्यू करना है। हाँ, वो 1 साल तक, 1 साल तक। 1 साल कंटिन्यू। हाँ, मतलब कभी सर इधर उधर गए तो छूट जाएगा ना, तो उतना तो चलेगा चलेगा। चलेगा, 1-2 दिन कभी छूट गया तो चलता है, लेकिन वो लेना है आपको। मतलब जब भी घर पे रहे तो लेना है उसको जी। हाँ, उससे क्या होगा, घी से क्या होगा कि जो हमारा इंटेस्टाइन का लेयर है, जो वो मांस धातु से पाइप जैसा बना होता है, वो जी। मजबूत हो जाएगा। अच्छा, घी से मजबूत हो जाता है। हाँ, मजबूत हो जाएगा और उससे हील हो जाएगा। आप चाहते हैं कि पूरा जड़ से बीमारी ठीक हो, तो घी का बस्ती लीजिए। हाँ सर, जो तो चाहेंगे ही सर, कोई भी चाहेगा और जी। नहीं तो अगर आप पूरा लाइफ लॉन्ग डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी को पैसा देके उनको आबाद करना चाहते हैं, तो डॉक्टर नहीं सर, अमीर होते जाएंगे, आप बीमार रहते रहेंगे। नहीं 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 सर, वो तो मतलब कोई भी हाँ नहीं चाहेगा सर। एकदम हम इसको 1 साल एकदम कंटिन्यू कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है। सर जी। इनको सर ये मेडिकेटेड घी भी चला रहे हैं, बीच में चंदेरी घृत चलाए थे 1 मंथ, फिर पंचतिक्त घृत चलाए थे, फिर अभी महातिक्त घृत भी चल रहा है अनुपान के रूप में, जो मेडिसिन देते हैं उसमें घृत का पान भी करा रहे हैं इनका सर। क्योंकि ना हमारे चक्रदत्त नाम के पुस्तक में जो लिखा है, चक्रपाणी दत्त ने, उन्होंने लिखा है कि कोई भी बीमारी जो ग्रहणी संग्रहणी होता है, इसको 1 संवत्सर, 1 साल तक देना ही चाहिए, ऐसे क्लियरली मेंशन किया है, वो करना चाहिए। ठीक है। हम्म। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू आंचल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। जी जी जी, धन्यवाद सर। ठीक है सर, ओके। थैंक यू। हम्म। क्योंकि मैंने जिनको ठीक किया है ना अल्सरेटिव कोलाइटिस, 15 साल पहले ठीक किया, आज 15 साल हो गए उनको, फिर से कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई दवाई नहीं चलता, कोई आयुर्वेद नहीं, कोई एलोपैथी नहीं, तो वो बस भी सर खाली मतलब घृत का। घृत का बस्ती वगैरह लेते थे वो भी ना। हाँ, हम्म। केला हो गया, ठीक है सर। केला 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 बना दो। ठीक है, थैंक यू। और किसी को ओके कुछ सर, पूछना है, बताना है तो बताइए, पूछिए। हाँ, डॉक्टर नेहा गर्ग जी आ गई हैं क्या? शायद मैम नहीं आई हैं। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, कुछ बोलिए आप लोग। अच्छा, नेहा हेलो मैम, आप बोलना है तो बोलिए मैम, सब लोग सुन रहे हैं। ये डॉक्टर हेलो। नेहा गर्ग मैम है, ये ब्रह्म प्रकाश जो आयुर्वेद कॉलेज है दिल्ली में, वहां से पढ़ी है, एमडी पंचकर्मा गोल्ड मेडलिस्ट है, और अभी कलकत्ता में प्रैक्टिस कर रही है। मैम बताइए आप। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है मेरा। सर एक केस है सीकेडी पेशेंट का। आज से 4-5 महीने पहले एक पेशेंट है अबव 60 इयर्स, उनको पीडियल एडिमा था, फिटिंग टाइप था, और स्टोनी हार्ड लेग्स थे उनके, और उनका क्रिएटिनिन लेवल 6.7 था उस वक्त। तो ये एलोपैथिक डॉक्टर के फादर थे, तो उन्हें अप्रोच किया था कि आयुर्वेद में कोई अगर मेडिसिन है तो उनको सस्टेन किया जा सकता है तो हम कर देते हैं। तो आपकी गाइडेंस में ना सर, मैंने उनको ओरल मेडिकेशंस दी थी, सर्वतोभद्र रस, गोक्षुरादि गुग्गुल, पथ्य पुनर्नवादि कषायम, और एक उनका एनीमिया भी डेवलप हो रहा था, तो आपने मंडूर भस्म शायद करवाया था। उसके बाद 9 डेज मेरा उन लोगों ने मेडिकेशन लिया, और 9 डेज में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा तो नहीं लेकिन कम भी नहीं हुआ, मेंटेन रहा उनका। उसके बाद उनको प्लूरल इफ्यूजन डेवलप करके, और मैंने ना अभ्यंग कराया था उनका बला तेल से, अभ्यंग और स्वेदन पूरी बॉडी पर। तो वो जो हार्डनेस थी पूरी बॉडी पे और जो पपड़ी जम रही थी, ये सब चीजें हो रही थी, वो बहुत रिलीव हो गई थी। उनकी नॉर्मल जो हेल्थ कंडीशंस थी वो भी ठीक हुई थी 9 दिन में, लेकिन क्रिएटिनिन लेवल डिक्रीज भी नहीं हुआ था, इंक्रीज भी नहीं हुआ था। फिर अचानक से उनको एक दिन प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हुआ, तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, टैपिंग की गई, और फिर उनका डायलिसिस शुरू कर दिया। तो उन लोगों ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट छोड़ दिया था। अभी मेरे पास कल उन पेशेंट का फिर से कॉल आया, तो वो 4-5 महीने से ना डायलिसिस पे ही है। अ, हफ्ते में 3 बार उनका डायलिसिस चल रहा है, और उनको हाई प्रोटीन डाइट पे रखा गया है। तो वो लोग चाह रहे हैं कि फिर से एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऐसा शुरू हो जाए, क्योंकि ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बार बार डायलिसिस हो रहा है, और उनका क्रिएटिनिन लेवल 9.1 पहुंच गया है, कुछ फायदा नहीं हो रहा उससे। मैं यही डिस्कस करना चाह रही थी कि आगे हम क्या सर्वतोभद्र रस कंटिन्यू कर सकते हैं ले उसमें, सकते हैं क्योंकि आप रक्तपाचक, मेदोपाचक, सर्वतोभद्र रस, शिवा गुटिका, पुनर्नवा मंडूर, ताप्या दिलाओ, सब तो जैसे जैसे सर उसमें सिक्सर। इतनी सारी भस्म है सर्वतोभद्र रस में, तो भस्म प्रिपरेशन किडनी पे और इफेक्ट नहीं डालेंगी?
ऐसा कैसे सोच रही है? आयुर्वेद में भस्म जो है वो पूरा भस्मीकरण बना के बनाया जाता है ना। बिल्कुल सर, वो मैं समझ रही थी, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था ऐसे किडनी पेशेंट्स पे, इसलिए मैंने सोचा एक बार डिस्कस करना ठीक है, ज्यादा अच्छा आप रहेगा। अनुरिता मैम का सुनिए। डॉक्टर अनुरिता मैम, आप कुछ बताएंगी? इनका केस सुना आपने, बताइए मैम। मैम आप बिल्कुल बिंदास रहिए, आपने उनको पहली बार किडनी फेलियर का रिजल्ट दिया था, लेकिन आप पहले संप्राप्ति देखिए आगे क्या हुआ। आपने क्लेट कम करने वाली चीजें दी जो सर ने बताया, उसमें उन्होंने पांडु को भी और अग्निदीपन भी किया, लेकिन जब उन्होंने उस केस को लिया तो उन्होंने जो टैपिंग वगैरह फ्लूइड प्लूरल इफ्यूजन जरूरी, लेकिन टैपिंग नहीं, उन्होंने अगर एंटीबायोटिक देके उसको ये किया होता तो वो ड्राई हो जाता, इन्फेक्शन कम हो जाता। उन्होंने क्या किया, वहां पे आकाश और वायु दोनों तत्वों को डिस्टर्ब करके टैपिंग किया, फिर इससे टैपिंग जमा हो तो क्लेद बढ़ गया। वो क्लेद बढ़ने की वजह से वो हर जगह का बढ़ेगा, सार्वदेहिक बढ़ेगा, तो किडनी फेलियर भी बढ़ता है। ऑलवेज व्हेनेवर देयर इज एन मतलब अकम्पनिंग किडनी एंड लिवर फेलियर है, तो ये एक दूसरे की वजह से विष चक्र में अटक जाता है पेशेंट। अगर पैरेलल लाइन भी आयुर्वेद रखता है तो वहां पे अगर हम विरेचन देते रहे, हल्का हल्का स्नवसन देते रहे, क्लेदग्न कार्य करते रहे, और दीपन पाचन के लिए जैसे सर ने बताया ना एकदम परफेक्ट, उसमें सिर्फ 2 चीज और ऐड करना, चंद्र प्रभा और आरोग्य वर्धिनी जो है ना वो अच्छा। रक्त धात्वाग्नि दीपन बहुत अच्छा करती है, क्योंकि लिवर कहीं ना कहीं फेलियर में होगा। आप उनका अच्छा। पूरा जो भी चीज है ना उसको असेस कीजिए, अगर होगा तो आरोग्य वर्धिनी दीजिए, नहीं तो दीपन पाचन के लिए आपने आम पाचन दिया, रस पाचन दिया तो भी चलेगा, लेकिन मुस्तादी जरूर देना। मुस्तादी अपने सारे रसवीर्य विपाक से अगर प्लूरल डिफ्यूजन कहीं पे बचा है तो उसको भी दूर करेगा क्लेदग्न, और वो किडनी का भी क्लेद कम करेगा। और दूसरा चीज पक्वाशय पे काम पक्का करिए, नाभि पूरन करिए एरंड तेल से, और दूसरा चीज अनुलोमन के लिए जो भी है गंधर्व हरितकी वगैरह दीजिए, तो ये आपको बहुत अच्छे से, और बाकी बिलीव करिए एलोपैथी से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेवर एवर हैव इनटू दिस माइंड 20-25 इयर्स मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, अच्छी क्वालिटी अगर आप भस्म यूज कर रहे हैं तो इट डजंट है, बिकॉज हमारा सूक्ष्मीकरण, हमारी जो भी सारी प्रक्रियाएं हैं वो संस्कारों की वजह से उसमें सब चेंज हो जाता है, दे आर नेवर इनटू मेटालिक अपीयरेंसेस, ठीक है, ओके उनके मैम, कैरेक्टरिस्टिक बदल जाते हैं। रस तो वगैरह आपके अकॉर्डिंग मैं सर्वतोभद्र रस कंटिन्यूड रखूं को गुप्तवादी बेस्ट है मैम, कंबल? सर्वतोभद्र रस बेस्ट है, क्योंकि वो रीजनरेशन के लिए भी हेल्प करता है। बस ये देखिएगा कि आप जब अभी फिर से केस को हाथ लगाएंगे, डोंट गो ब्लाइंडली, बिकॉज दिस इज अ स्पॉइल्ड केस बाय एलोपैथी, और वो हमें कोई तोहमत ना लगाए। इसके लिए कंप्लीट असेसमेंट, मैं प्रेजेंट इसका जीएफआर, क्रिएट, यूरिया, एलएफटी, लिपिड प्रोफाइल, सीरम यूरिक एसिड एंड विटामिन B12, विटामिन डी, इसको करने के बाद में ही केस हाथ में लीजिएगा और तभी अपना द्रव्य दीजिएगा। क्यों? क्योंकि विद इन 7 days to 2 weeks अगर आप अच्छे से अनुलोम और ये सारी चीजें करते हैं तो पैरामीटर रीचेक कीजिएगा जो खराब वाले हैं, यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट। ओके, अच्छा, तो जैसे उनका ना मैं आपको थोड़ा सा रिपोर्ट्स बता देती हूँ, कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने भेजी है मुझे। जैसे उनका एलएफटी अच्छा है, कैल्शियम, डीरेंज तो नहीं है एलएफटी? ये सब LFT तो नहीं भेजा उन्होंने मुझे, 2-4 चीजें उन्होंने भेजी है, जैसे कैल्शियम 11.4, क्रिएटिनिन 9.1, इनऑर्गेनिक फास्फोरस 4.7, पोटेशियम 5.9, सोडियम 137, यूरिया 153 और हीमोग्लोबिन 11.7। मैंने बहुत ज्यादा यूरिया और बहुत ज्यादा ये उनको पक्का कॉन्स्टिपेशन या इसकी हिस्ट्री होगी। और सबसे मेन चीज वो जो प्रोटीन दे रहे हैं ना उनको ऊपर से प्रोटीन पाउडर, आप उसकी बजाय हमारा जो मुद्गयूष है, सिद्ध जो भी हमारी कल्पनाएं हैं, आप जिसे बोलते हैं कि जैसे सांभर टाइप में हम सब्जियां वगैरह बना के ऐसे आहार ये कल्पना करिए, लेकिन जो प्रीपेड प्रोटीन पाउडर नहीं रहता दे है ना, रहे, नहीं, वो एग वाइट दे रहे हैं, 3-4 एग वाइट। बिल्कुल नहीं देना मैम, सबसे पहले बंद करा दीजिए, सबसे पहले ना वो किडनी फेलियर से, लिवर फेलियर से बाहर आएगा, और दूसरा पक्वाशय को और ज्यादा अग्निमांद्य क्रिएट करके और ज्यादा अग्निमांद्य जनित क्लेद डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा इसलिए। मैडम डाइजेशन छोड़िए, सब कुछ उनका खराब कर चुके हैं वो। 9 क्रिएट और 150 यूरिया अगर पहुंच गया है तो जीएफआर उनका 20 के अंदर होगा, और हमें जीएफआर कम से कम अगर उसको एक हेल्दी कंडीशन में आना है तो 50 के ऊपर जीएफआर चाहिए, ये तो नॉर्मल लास्ट 90 स्टेज के में ऊपर। पहुंच जाएगा फिर अगर मैडम ऑलरेडी ही इज 20 से इनटू 4th स्टेज, ही इज इनटू 4th स्टेज। इसलिए बी वेरी कॉन्शियस, लोग आयुर्वेद के नाम नहीं लेते मैम, लेकिन नाम रखने के लिए सब लोग तैयार होते हैं। यू शुड बी ऑलवेज, यू शुड टेक अंडरटेकिंग सिग्नेचर करके कि मैं आपके लिए ट्रीटमेंट कर रही हूँ। सबसे पहले उनका दीपन पाचन के पहले पथ्य पूरी तरह से लगा दीजिए, नमक बंद कर दीजिए, बहुत माइल्ड जो भी है नमक की जगह पे मैं तो यूजुअली वैश्वानर चूर्ण या हिंगवाष्टक चूर्ण या दाढ़ी मास्टक इसको रिप्लेस कर देती हूँ, तो नमक बंद कर दीजिए, और बाकी सारा चीज उनका अपनी हिसाब से संप्राप्ति और ये लीजिए, बिकॉज पेशेंट इज फ्रेजाइल।
ठीक है, अच्छा, तो नमक बंद करके मैं हिंगवाष्टक चूर्ण दे सकती हूँ क्योंकि वो दीपन दे पाचन सकते भी कर देगा। दे सकते, हाँ जी, हाँ और जी। कषाय इसमें नहीं दे सकती क्योंकि फ्लूइड कषाय रिस्ट्रिक्शन है दे मुझे सकते हैं बहुत। मैम, कषाय तो अपने अनुपान की तरह 30, 40, 50 ml तक दीजिए। पुनर्नवाशक क्वाथ है, अगर सूजन ज्यादा है तो पुनर्नवा और गोक्षुर दोनों का कॉम्बिनेशन दीजिए। उनका और डायलिसिस चल दीपन रहा है तो वो बोल रहे थे सूजन नहीं है अब, लेकिन क्रिएटिनिन लेवल कम नहीं हो रहा उनका। मैम उनका जो पानी है, पानी का कंटेंट बंद करके मुस्ता सिद्ध जल और सुवर्ण जल, ये 2 चीजें दीजिए, और धान्य जीरक पांड, इतनी चीजों का उनका कंटेंट रखिएगा। ये मैडम बनाना तो फिर से आपको बोल आता दीजिए, होगा ना। एक बार आप मेरे को वो मुस्ता करा दो। सिद्ध जल, जिसको 2 लीटर को 1 लीटर करके, उसके बाद में धान्य जीरक पांड, मतलब 100 ग्राम धनिया, 25 ग्राम अजवाइन, 25 ग्राम जीरा, इसको भून के पाउडर बना के इसके 4 चम्मच 2 लीटर को फिर से 1 लीटर कर दो। और वो वाला पानी, इनको तो 1.5 लीटर ही करो, मतलब 1.5 लीटर उड़ा के 500 ml ही करो, क्योंकि बहुत ज्यादा है ना यूरिया क्रिएट, तो और वो लघु हो जाएगा। छन के 100 उसमें ग्राम धनिया, मिर्च 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम अजवाइन 25 ग्राम जीरा, 25 ग्राम अजवाइन, और 100 ग्राम धनिया। हाँ जी, अच्छा ठीक है, और सुवर्ण जल। ये कैसे बनाएंगे? अपना 2 लीटर पानी लेके उसको, जो अपना सोना रहता है, 24 हाँ। कैरेट है, 18 कैरेट है, 20 कैरेट है, जो भी, उसमें कोई वो दूसरा धातु नहीं चाहिए, उसको उबालते वक्त में डाल दो और 2 लीटर को सिर्फ आधा लीटर कर दो, वो पानी यूज करो। अच्छा, सर ने ना वसंत कुसुमाकर रस दिलवाया था पहले, वो भी स्वर्ण रस तो है ही है उसमें, तो वो भी तो दे सकते हैं हाँ, ना अगर इसकी जगह? सर्वतोभद्र देंगी और बाकी का लेकिन स्वर्णमाली ने वसंत दिया कि वसंत वसंत कुसुमाकर? कुसुमाकर रस है, वसंत कुसुमाकर। अभी मुझे ऐसे लगता है कि अगर सर्वतोभद्र जा रहा है तो वसंत कुसुमाकर से सिर्फ धातु शिथिलता कम होगी, लेकिन सर्वतोभद्र ग्रेट है, मतलब उसकी कॉम्बिनेशन अच्छे है रीजनरेशन ऑफ किडनी के लिए, किडनी ठीक सेल्स है, के लिए। तो मैं ठीक है, धान्य जल बनवा दूंगी। और वो मुस्तादी में सिर्फ मुस्ता रहेगा या और कुछ भी रहेगा? अभी तो मुस्ता ही रहने दीजिए मैम। मुस्ता का पाउडर आएगा और उसको 2 लीटर हाँ, करके 1 लीटर कर दूंगी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर मैम। इसमें किसी को और कुछ बताना है नेहा मैम को तो बता सकते हैं। हाँ नेहा मैम नमस्कार। मैं आपको बता रहा हूँ, आप घबराइए मत। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप हार्डली 1.5 से 2 महीने के ट्रीटमेंट में क्रिएटिनाइन जो उतना है वो सही हो जाएगा। आप जो अच्छा। सर्वतोभद्रावटी जो दे रही है ना, वो हम्म। सिर्फ उसके साथ और भी एड ऑन कीजिए। मोती पिष्टी जरूर दीजिए और प्रवाल पिष्टी। जैसे अगर आप सर्वतोभद्रावटी 10 टैबलेट है तो वसंत कुसुमाकर रस ऐड कीजिए 30 टैबलेट। गिलोय सत्व लगभग 10 से 15 ग्राम डाल दीजिए। मोती पिष्टी 2 ग्राम और प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम। ये आपका 15 डेज का डोज होता है और इसको आप खरल कीजिए मैम। सर्वतोभद्रावटी या जो कोई भी स्वर्णकल्प अगर हम पेशेंट्स को देते हैं ना, तो कोशिश करना चाहिए कि उसको खरल करे, सूक्ष्मीकरण करे, क्योंकि जो भी कंपनियां बनाती है करफली बना देती है, उसको जितना हम खरल करेंगे, जितना हम माइक्रो मतलब अणु में टूटेगा, उतना ही वो जाके अच्छा काम करता है। तो आपको खरल करना है और फिर उसकी पुड़िया बना के दीजिए। दूसरा अच्छा। क्या है कि ऐसे पेशेंट में अगर बल देखिए, बल अगर उसका अच्छा है तो एक आप विरेचन जरूर कराइए। विरेचन कराने के बिफोर और विरेचन के आफ्टर आप क्रिएटिनाइन देखेंगे तो बहुत का अंतर आपको आ जाएगा। जैसे बोल रहे हैं ना, वो पानी वगैरह ज्यादा है बॉडी में, फ्लूइड ज्यादा आ गया है, तो वो भी सही होगा। और नॉर्मल पानी का इंटेक तो बिल्कुल बंद कराइए। अभी अनुरिता मैम ने बहुत बढ़िया बताया, वो पानी भी दे सकते हैं या सिर्फ उनको काढ़े पे शिफ्ट कीजिए। दिन भर में जितना भी पीना है वो काढ़ा ही पियेंगे। वो काढ़े में जो मैं देता हूँ वो 4 रहता है, जैसे पुनर्नवा रिस्ट हो गया, वरुणादि क्वाथ डालते हैं, और ये पुनर्नवा, वरुणादि, और तृण 2 पंचमूल भी दे रहते। सकते हैं। हाँ हाँ, त्रिपंचमूल भी बहुत बढ़िया, त्रिपंचमूल भी मेडिकल काम करता है। तो ऐसे 3-4 जो है, और एक पुनर्नवा घनवटी, पुनर्नवा का घनवटी जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि पुनर्नवा का बोला ही गया पुनः पुनः नवा, नया सेल जनरेट करने का काम करता है। तो बिल्कुल। पुनर्नवा एक एक टैबलेट घनवटी जरूर ऐड ऑन कीजिए। मैम ने बताया ही चंद्रप्रभा बटी, बिफोर फूड निश्चित रूप से 2-2 टैबलेट 3 बार दीजिए उसको टीडीएस डोज में। और विरेचन जरूर कराइए मैम। और विरेचन ये स्वरूप विरेचन कराना चाहिए या स्निग्ध विरेचन? नहीं, आप रुचि विरेचन नहीं कराइए, मैं जैसा कराता हूँ। इच्छावेदी रस को खरल करते हैं और खरल करके पाउडर बना के उसमें धागी वाली मिश्री थोड़ा सा एड ऑन कर देते हैं और उसी को देते हैं। और उसको जिस दिन दे रहे हैं उसके
एक दिन पहले रात को खिचड़ी खिलाइए उसमें घी डाल के, बहुत कंफर्टेबली विरेचन होता है। और विरेचन कितना डोज होने में के देते हैं बाद सर? जी कितना डोज में देते हैं आप इच्छाभेदी रस? एक टैबलेट से ही 20 से 25 आ जाता है। सिर्फ अगर आप ऐसे टैबलेट देंगे तो उतना नहीं आएगा, लेकिन आप उसको खरल कर लीजिए, पूरा उसको बढ़िया से खरल करके और फिर मिश्री मिलाइए, तब उसका देखिए कि कितना इफेक्ट आता है बढ़िया से। और ये तो जानते ही होंगे कि उसको नॉर्मल पानी से देना है, ठंडा पानी से। और जब लगे कि हाँ। उसको ज्यादा वेग आने लग रहा है तो फिर लेमन निचोड़ करके थोड़ा गुनगुना पानी में दे दीजिए, इमीडिएट रुक जाता है। जब ले लेगा उसके बाद दोबारा वो जाएगा नहीं बैठने के लिए। तो अच्छा। ये बहुत अच्छा है। 20 से 25 तो बेग आ जाते हैं हर पेशेंट में। हमको देखते हैं कि एक ही बटी से आ जाता है, लेकिन वही अगर आप ऐसे टैबलेट फॉर्म में देते हैं तो बेग भी उतना नहीं आता है, और साथ में पेट में क्रैम्पिंग होता है। कोई कोई बोलता है कि जलन बहुत ज्यादा हो रही है, इस तरह का शिकायत आता है। लेकिन जब आप इसमें इसलिए आप इसमें मिश्री मिलाते हैं? हाँ हाँ, धागी वाली मिश्री ऐड ऑन करेंगे ना तो वो बहुत बढ़िया इफेक्ट आता है। और धागी वाली मिश्री कौन सी होती है? मिश्री जो मिलती है जिसमें धागी लगी हुई होती है मोटी, एक तो मिश्री आपको मार्केट में मिलेगी जो छोटे कटिंग छोटे वाली जो क्रिस्टल्स रहती है, होते हैं, छोटी हाँ। छोटी। हाँ हाँ, वो नहीं। हम जो भी मेडिकेशन के रूप में यूज करते हैं वो बड़ी वाली मिश्री, धागी वाली मिश्री यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर सरबतो भद्रावटी सिर्फ ऐसे मत दीजिए मैम, प्लीज आप खरल करके दीजिए और उसका इफेक्ट दिखिए। साथ में इसको ये सब भी बसंत कुसुमाकर, गिलोय मोती और प्रवाल पिष्टी जरूर ऐड ऑन करिए। उनको 100% डायलिसिस से खत्म हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे उनके जो है पीरियड बढ़ते जाएगा और फिर कम हो जाएगा। इस मेरी नानी का कॉम्बिनेशन भी का आप था। डोज कितना रखेंगे? ये जितना क्या आपने मैम? बताया, सर्वतो किसका मैम? भद्रवटी का, मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, ये सब मिला के जो हाँ, ये गिलोय सब। 15 दिन का जो डोज होता है, सर्वतो भद्रावती 10 टैबलेट, बसंत कुसुमाकर 30 टैबलेट, गिलोय सत्व आप 15 ml 15 ग्राम तक डाल सकती हैं, मोती पिष्टी 2 ग्राम और प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम। इतना मात्रा को साथ में सबको खरल करके और फिर बनाइए। पेशेंट को डॉक्टर कितना दे रहे हैं साहब आप जो इसमें? जी जी। डॉक्टर साहब जो पेशेंट ब्रेचन बट्टी देनी है सुबह ही देनी है कि रात को देनी है? नहीं नहीं नहीं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लेने के हमको तो लगता है आधा घंटा से ज्यादा कोई वेट नहीं करता है, आधे घंटे के बाद ही आ जाता है, मोशन आना शुरू हो जाता है। बस किसी ठीक किसी है। को मैं दो किसी दिन किसी पहले चाहे खिचड़ी खिलवा दें, 2 दिन घी डाल के, है ना, ज्यादा बढ़िया रहे। रात को खिचड़ी खिलवाइए। उस दिन एक दिन पहले का खाना उसको जितना हल्का खिलाइए ना वो ज्यादा बढ़िया रहता है, उससे अच्छा विरेचन होता है। और रात के खिचड़ी में बोलिए कि 5 से 6 चम्मच घी डाल के लेने के लिए। और मैं एक चीज और बताऊंगा मैम कि जो भी सीकेडी के पेशेंट आता है उनको मंदाग्नि बहुत बड़ा रहता है, मतलब भूख तो बिल्कुल नहीं लगती है। तो आप थोड़ा सा जैसे ही काढ़ा पे शिफ्ट करेंगे ना और विरेचन देंगे तो उसके बाद उनको भूख भी अच्छी लगने लगती है। और थोड़ा सा त्रिकटु वगैरह आप एड ऑन कर सकते हैं, थोड़ा चुटकी से 1 पिंच उसी काढ़ा में मिक्स करके दीजिए। कि अग्नि को हमको बढ़िया बना के रखना है, अग्नि जैसे जैसे संरक्षित होगी और उनको सब कुछ धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। सर, तो आप आप ये करके विरेचन एक बार देते हैं या नित्य विरेचन देते हैं? नहीं 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 नहीं, एक बार आप दे दीजिए ना। काढ़ा जो देते हैं ना हम लोग, काढ़ा से तो उनको बहुत नॉर्मल होते रहता है, नॉर्मल मोशन होते रहता है। हाँ। काढ़ा तो वो खुद विरेचनीय ही होता है, तो मैं उसमें फर्स्ट जितना डे विरेचन दे दूं या पहले दीपन पाचन करूं, काढ़ा दूं, फिर विरेचन पे जाऊं? दीपन पाचन तो कर लीजिए, वो तो हम लोग का प्रोटोकॉल ही है। दीपन पाचन करके देते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 3 दिन या 5 दिन का दीपन पाचन कीजिए, फिर उसके बाद एक दिन का गैप रखिए, एक दिन में उनको खिचड़ी खिलाइए घी डाल के, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनको दे दीजिए बना के। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो। 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 हाँ मैम बोलिए, आवाज आ रही है मैम। अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, मैं सर से ही पूछ रही थी कि सर आपके भी कुछ कमेंट्स हैं क्या?
सर मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है, सॉरी अगर कोई मुझसे बात कर रहा है तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है। मैम आपकी आवाज तो आ रही है, बोलिए मैम, कुछ पूछ रही हैं मैम? हाँ अब आई है मुझे। मैं सर से पूछ रही थी कि सर के भी कुछ कमेंट्स हैं क्या, या और किसी के भी कोई कुछ सजेशंस हैं। और कोई को मैम के कुछ सजेस्ट करना है तो और कोई बता सकते हैं, प्लीज बताइए। और कोई बताना चाहते हैं मैम के केस में? सीकेडी के पेशेंट है और क्या कुछ है, किन्हीं का अगर अपना अनुभव हो तो प्लीज शेयर कीजिए। मैं पूछना चाह रही थी कि सभी सीकेडी पेशेंट्स में ट्रीटमेंट प्लान यही रहता है, या जैसे कि फास्फोरस, कैल्शियम, यूरिया, ये सारे लेवल्स देख के भी थोड़ा सा हमारे प्लान्स चेंज होते हैं? नहीं क्या मैम, इस पे किसी ऐसा का तो एक्सपीरियंस है? एक्चुअली आयुर्वेद में तो एक ही चीज नहीं ही करना चाहिए हम लोग को, लेकिन एक कॉमन चीज जो होता है उसके बाद आप पेशेंट का बल देखिए, उसका शरीर की प्रकृति देखिए, उसके अनुसार दवा की जो डोज है वो आप निर्धारित कर सकते हैं, कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। उनको सिम्टोमेटिक और भी क्या परेशानी हो रही है वो सब भी ऐड ऑन कीजिए आप मैम। उनकी अभी प्रेजेंट में क्षुधा कैसा है, कैसा एपिटाइट है, वो सब चीज को ध्यान में देखना है। और सबसे पहले हमको एपिटाइट पे ही काम करना होगा कि उनकी क्षुधा अच्छा करना है, अग्नि को अच्छा करना है। तो चूंकि अग्नि जब अच्छी होगी तभी दवा भी काम करेगा अच्छी तरह से, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके लिए आप अभी तो मैं घृत नहीं बताऊंगा, लेकिन बाद में आपको जब वो थोड़ा सा उनका अच्छा हो जाता है तो घृत भी जो बकरे का जो इंटेस्टाइन का जो बना के देते हैं वो भी बस पे दीजिएगा, हमें वो भी। अंतर्गृह। जी जी जी, मैं तो ऑलमोस्ट पेशेंट को देता हूँ, लेकिन ये शुरू में नहीं देते हैं क्योंकि घृत है तो थोड़ा सा उसमें अग्नि वगैरह अच्छी हो जाती है। तो फिर त्रिकटु या पंचकुल डाल के सुबह सुबह 1 चम्मच लेने के लिए बोलते हैं। अच्छा सर, इसमें तब कोई ठीक। पंचकर्मा का रोल है सीकेडी पेशेंट्स में, या सिर्फ ओरल हाँ मेडिकेशन पे ही जाते हैं हम? नहीं, पंचकर्मा भी तो है ना। मंदाकिनी मैम तो कल डिस्कस कर रही थी शायद कि कोई पंचकर्मा भी करते हैं ना, उसमें भी देते हैं, पंचकर्मा का भी करते हैं। लेकिन एक्चुअली मैं तो आज तक किसी को नहीं किया हूँ। पंचकर्मा के नाम पर एक विरेचन जरूर कराता हूँ उसको। और सीकेडी का जो पेशेंट होता है उसके हर महीने पे एक विरेचन मैं देता हूँ। और अच्छा। जो आशा जो चलते रहता है उससे उसका क्षुधा वगैरह ठीक हो जाता है। अभी मैं बता रहा हूँ कि एक EGFR एक पेशेंट का आ गया था, 17 पॉइंट कुछ हो गया था। अभी हार्डली 45 से 16 डेज का उसका चला होगा ट्रीटमेंट, 27 आ गया है EGFR। और अच्छा। जो बोल रहे हैं 9.1 7.2, ऐसा तो कई पेशेंट को मैं ट्रीट किया हूँ। 3.4 तक आ जाता है, 2.5 तक आ जाता है, सब आ जा रहा है। लेकिन कितने आपको टाइम में यही आ थोड़ा, जाता है सर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? ये तो आपको मैम 45 से 60 डेज में आप अगर विरेचन कराते हैं ना, तो मैं देखा अभी एक रांची के पेशेंट थे, उनका तो क्रेटिनाइन ज्यादा नहीं था, 5.2 था, तो दीपन पाचन करके विरेचन कराया तो बिफोर और आफ्टर में बहुत का अंतर पड़ गया सिर्फ विरेचन कराने से। दीपन पाचन बढ़िया से कराइए और फिर विरेचन कराइए, उसके बाद पेशेंट को खुद ही लगने लगता है कि बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है। फिर दवा सब जो भी है शुरू कीजिए। गोक्षुरादि गूगल बहुत बढ़िया है, उसको आफ्टर फूड दीजिए। और जो चंद्र प्रभावटी है बिफोर दीजिए। और उसके बाद सर बता रहे थे शिवा गुटका भी ऐड ऑन करिए, लेकिन मूत्र का प्रवृत्ति देखिए कैसा है। शिवा गुटका में अगर मूत्र ज्यादा नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा गैप करके देना है, एक ही टेबलेट दीजिएगा, चूंकि उससे मूत्र की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। तो ये सब भी थोड़ा सा ध्यान देना है। और पुनर्नवा का घनवटी जरूर ऐड ऑन कर लीजिए उसमें। और ठीक है। दाल वगैरह का खाने का भी थोड़ा डाइट प्लान भी उसका थोड़ा ऐसा करिए कि अच्छा रहे खाने में। दाल वगैरह बिल्कुल बंद कराइए, सिर्फ मूंग दाल लेना है। मूंग दाल को भी बोलिए कि उसको भून करके और फिर उसको बनाना है अधिक पानी डाल करके। और यूज भी जो दे भी सकते चीज, हैं हम? जी जी जी, यूज दीजिए। और वैसे चीज जो जमीन के अंदर से है, जैसे वो सब चीज को बंद करा देते हैं। जैसे आलू वगैरह, पोटैटो वगैरह है, या ऐसा चीज जो है पालक है, वो सब को बंद कराते हैं। और जो भी चीज जो बाहर लटका हुआ रहता है जैसे नेनुआ है, लौकी है,
तुरई ये सब चीज की सब्जियां हैं वो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, थैंक यू हाँ सो मच सर। सर एक चीज बताइए, आप ये दीपन पाचन जो करते हैं इसका बहुत बड़ा रोल होता है, तो जैसे आपने सीकेडी पेशेंट में बताया, आप किससे करते हैं दीपन पाचन? पहले तो मैं ये योगराज गूगल से करता था, लेकिन सर का जब टेबलेट मंगाए हैं वो उसके बाद जो है आम पाचक वटी से करते हैं या फिर पेशेंट के अनुसार देख के करते हैं। योगराज गूगल में भी देखेंगे तो त्रिकटु पंचकोल ये बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी है दीपन पाचन करने के लिए। आम पाचन बहुत बढ़िया से होता है तो उसे भी कर सकते हैं, या हम मोस्टली पेशेंट में थोड़ा सा अलग अलग मिक्स करके करते हैं। जैसे अगर पेशेंट का नेचर अगर पीतज है तो उसमें अभी पातकर चूर्ण 5 चम्मच डाल दिए तो 1 चम्मच हिंगवाष्टक चूर्ण डाल देंगे, थोड़ा अजमोदादी भी डाल देते हैं। ऐसे शरीर के प्रकृति के अच्छा, अनुसार आप थोड़ा कई चेंज कर सारे देते हैं। दीपन या पाचन ड्रग्स को मिक्स करके भी करते हैं। जी वो ऐसा ही करते हैं। अगर वात प्रकृति का है तो उसको मतलब ज्यादा अजमोदादी चूर्ण डाल दिए, पित्त प्रकृति का है तो अभी पातकर चूर्ण ज्यादा डाल दिए, और वैसे अच्छा, मिक्स करके सब तब देते हैं लेने के लिए। ठीक है। जैसे कफ प्रकृति का ज्यादा है तो हम त्रिकटु ज्यादा डाल सकते हैं। जी हाँ, त्रिकटु डाल दीजिए, पंचकोल डाल दीजिए, इस पंचकोल टाइप ज्यादा का डाल प्लान। सकते हैं। सर डोज कितनी रहेगी उसकी डोज? किसकी सर? हाँ, जो पाचक का है, जो दीपन पाचन के लिए चूर्ण आप मिक्स करके देते हो हाँ, ग्राम। दीपन पाचन के लिए लगभग 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम देते हैं, खाना खाने के बाद लेना है गर्म पानी के साथ। और सिर्फ अगर योगराज गूगल दिए तो 4 टेबलेट 3 टाइम देते हैं TDS डोज में। बहुत लोगों का दीपन पाचन हम सिर्फ योगराज गूगल से भी करा देते हैं, उससे भी योगराज बढ़िया गूगल रिजल्ट का आता सर है। कोई रेफरेंस है दीपन पाचन का? ये वो तो बोला ही ना, बहुत सारे फलश्रुति में लिखा है आम का पाचन करता है। और आप उसके इंग्रेडिएंट तो देखिए क्या क्या है उसका, योगराज गूगल का। योगराज अच्छा, गूगल में जो इंग्रेडिएंट है वो आप देखिए कितना सुंदर है, बहुत बढ़िया चीज है उसमें, दीपन ठीक है, पाचन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके मैम। अरविंद सर, मैं आपको बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छा डिस्कशन करवा दिया। बहुत सारी चीजें मुझे पता चली हैं। मैं डेफिनेटली इस केस को आगे डील करती हूँ, फिर मैं डिस्कस करूंगी। ये मंदाकिनी मैम है क्या? मंदाकिनी मैम CKD पेशेंट का कुछ चला रही थी, उनका बस्ती वगैरह दी हैं, उनका कुछ अनुभव होगा। मंदाकिनी मैम प्लीज है क्या आप? नहीं है? सर प्रणाम सर। आपने अभी सेवा भर्ती का कितना देना है पेशेंट को? जी मैम। हेलो मैम आपकी सॉरी हाँ मैम, सर, आपकी शिवा आवाज गुटिका नहीं के आ लिए रही। क्या बताया सर? एक गोली देना है एक बार? हाँ मैम, आप उनको देखिए कि मूत्र प्रवृत्ति कैसा है, क्योंकि मैंने देखा है शिवा गुटिका देने पे जैसे ज्यादा मूत्र प्रवृत्ति में भी दिक्कत होती है, तो आप 1 टेबलेट ही हम यूजली पेशेंट को 1 टेबलेट देते हैं। अगर उसे 1 टेबलेट से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो फिर सुबह शाम 1 टेबलेट दीजिए BD डोज में। जी सर। पहले आप 1 टेबलेट में ही देख अच्छा, लीजिए उनको कि। सर्बतोभद्र रस किस कंपनी का देना चाहिए? सॉरी मैम, मैं तो यूज करता हूँ धूत पापेश्वर का। अच्छा अच्छा। मुझे तो वो थोड़ा अच्छा रिजल्ट देता है और विश्वास है, उसी का यूज करते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है या तो दूध पापेश्वर के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, या फिर जो केरला की कंपनीज हैं, नागार्जुन हो गई या आर्यवैद्यशाला है, ये वाली कंपनीज के अच्छा प्रोडक्ट्स अच्छा। ज्यादा अच्छे आते हैं, साउथ की जो होती हैं। हाँ ठीक हाँ है, हाँ ये ठीक। सब चीज तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे कौन कंपनी का है नहीं। किसी कंपनी को हम लोग बुरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना प्रैक्टिकल अनुभव है हर मैं कंपनी का बुरा जो नहीं भी। किसी को बोल रही हूँ, लेकिन जैसे जो प्रोडक्ट्स यूज करे हैं तो मैं जी अच्छा ही जी बता जी। रही हूँ, कुछ कंपनीज की ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। हाँ तो हर कंपनी का हर प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती है। हाँ जैसे हाँ, ये सांडू का बात सही कह जितना रहे हैं। काढ़ा काढ़ा अच्छा है, वैसा आपको नहीं मिलेगा कहीं। सांडू का काढ़ा बहुत अच्छा रहता है क्वाथ। हाँ हाँ, बिल्कुल उसी सही बोल रहे तरह हैं। हाँ, तो सब कंपनी का दूध पापेश्वर की बात करें तो काढ़ा वो खुद तो नहीं बनाता है, उसका तो मार्केटिंग रहता है, कहीं और से बना के लाता है। तो सब कंपनी का अलग अलग है, जिसका अपना अनुभव बढ़िया लग रहा है, जिससे पेशेंट को वो रिजल्ट एक्सपीरियंस आता से है। पता चलता हाँ है। जी जी, उसको यूज कीजिए।
सर सीकेडी के केस में ना तिक्त क्षीर बस्ती देते हैं, ठीक है। हाँ, मंदाकिनी मैम कल डिस्कस कर रही थी ना शायद कि बस्ती के बारे में सीकेडी पेशेंट के, वो यही बता रही थी। हाँ, तिक्त क्षीर बस्ती। तो मैं तो कभी नहीं दिया हूँ हाँ, पेशेंट लेकिन को। ये है कि पेशेंट का पहले दीपन पाचन करके। मैम तिक्तशील बस्ती कैसे देना है, मैंने क्या क्या देना है, कैसे करना है, जरा बताइए क्या ना। बताती हूँ मैं। देखिए तिक्त क्षीर बस्ती में मैम ज्यादा कुछ नहीं है, तो निरूह बस्ती की तरह देना होता है। बस्ती की तरह देने का मतलब एक तो खाली पेट देना होता है, और इसमें क्षीर भी है और घृत भी है। तो इसलिए जब तक पेशेंट की अग्नि ठीक नहीं हो जाती है, बहुत मंद अग्नि वाली कंडीशन में इसको नहीं देना है। तिक्त क्षीर के जो 4 द्रव्य हैं, जो कि मतलब तिक्त द्रव्य अधिकतर अभ्रस होते हैं, जो वृष भी हैं। जैसे पटोल हो गया, आपने चिरायता ले लिया, पटोल पत्र ले लिया, और गुड़ची ले लिया, और ये क्या बोलते हैं यष्टि मधु ले लिया मैम। 3-3 ग्राम के डोज में ले लीजिए इनको, और इनका क्वाथ बना लीजिए। तो आप 120 ml पानी में डाल करके इसका क्वाथ बना लो, 60 ml बचेगा। फिर उसमें फिर आप 100 ml के आसपास दूध डाल लो। फिर आप मिल्क पाक कर लो, मतलब वो क्षीर पाक हो गया। फिर क्षीर पाक होने के बाद में आप इसमें 10 से 12 घृत या जो भी है महातिक्त घृत, तो सबसे बेटर ज्यादा मैं यूज करना पसंद करती हूँ। तो आप कोई भी इस तरह का स्नेह डाल सकते हो, और उसको हल्का सा फिर पका करके, और काढ़ा शुरुआत में ही छान लो। सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे जब काढ़ा आपने बनाया ना तभी छान लीजिए, फिर मिल्क डाल करके छान लीजिए, फिर घी डाल करके बना करके, जैसे नॉर्मल बस्ती दी जाती है, मात्रा बस्ती, अमाउंट इसका कम होता है। मतलब 100-125 ml तैयार करिए तो 100 ml के आसपास पेशेंट को चला जाता है। शुरुआत में चाहो तो 70-80 ml भी दे सकते हो, बट देना इसको खाली पेट है, ठीक है। और अग्नि मैम ठीक रहने पर ही देना है। अगर अग्नि बहुत मंद है उसमें आप दोगे तो यह बहुत ज्यादा और आम बना देती है, मतलब आम वाली कंडीशन में नहीं देना है। तो शुरुआत में जो और चीजें हैं वो करिए पहले। दीपन पाचन अनुलोमन वाला जो कंसेप्ट है वो करिए, जैसा निरुता मैम ने आपको बेटर गाइड किया। अब जल देना है तो नॉर्मल जल मत दीजिए, स्वर्ण साधित जल दीजिए, वो बढ़िया काम करेगा। और मुद्ग आम्ल का यूज मैंने लिखा है, शारंगधर में दे रखा है। मूंग और आंवले का यूज है, और उसमें कुछ कुछ और त्रिकटु और इस तरह की सारी चीजें पड़ी हैं, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप देख लेना। तो वो बस्ती पर बहुत बढ़िया काम करता है, जो उस पर मतलब उसके रोगाधिकार हैं। तो आप ये वाला यूज दीजिए, मतलब एक सिंपल यूज होता है कि हमने सिर्फ सिंपली मूंग को कर दिया, और मूंग को हमेशा मूंग दाल को भर्जित करके बनाइए, हालांकि श्लोक में ही ऐसे है, ठीक है मैम। तो उस तरीके से जब आप करके देंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो एक बार उसका प्रॉपर एक डिटेल हिस्ट्री ले लीजिए, मतलब उसके जो भी साइन सिम्टम, मतलब आयुर्वेद वाला जो है कि मल की क्या कंडीशन है, आम है निराम है, सारी चीजें मतलब प्रॉपर। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे तो मैम बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, जैसा अमृता मैम तो ट्रीट ही करते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। अनुरुता मैम सीकेडी पेशेंट्स को देखते हैं स्पेशली? हाँ, अनुरिता मैम ने तो सबसे पहले आपको बताया सारी चीजें। हाँ, उन्हें बताया था, पर मेरे को पता नहीं है कि वो सिर्फ सीकेडी पेशेंट्स को ही ज्यादा वो करते हैं, ट्रीट नहीं करते हैं। मैम, इमरजेंसी वाली सारी चीजें ट्रीट करते हैं मैम, है भी। अमृता मैम बताओ आप और उनको। मैम लग रहा है बिजी है, कोई बात नहीं है। अनुरिता मैम तो क्रिटिकल और किसी को कुछ में पूछना है या रहते हैं बताना तो कुछ। बताएं प्लीज। हाँ जी सर, कुछ कह रहे थे। किसी को कुछ पूछना हो या बताना हो तो बताएं प्लीज। मैं तो ये कह रहा था भी अनुरिता मैम हेलो। तो हर तरह के पेशेंट देखते हैं, उनका बहुत ज्यादा ज्ञान है और इमरजेंसी हैंडल करते हैं बहुत हाँ जी, हाँ जी जबरदस्त सर। जबरदस्त हाँ, वो तरीके तो से। पूरा इमरजेंसी ही हैंडल करते हैं मैम, है, लेकिन और मुझे लग रहा है शायद बिजी है। और ग्रुप की शान है पूरा। हाँ जी, हाँ जी सर, ये बात तो है जी सर। ये पिक्चर आप तो भी दिखाई। कुछ बताइए सर। और छोड़ दो ना, छोड़ दो। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज बोलें सर। वो रहा, उसने सारा तुम्हें भेज दिया। मेरे ख्याल से सारा कैसे भेज दिया उसने, पता नहीं। ये मिनट रुको। अरे कैसे कटेगा? लो, ये है ये।
किसी को कुछ डिस्कस ना करना हो तो टाइम हो गया तो फिर बंद कर दिया जाए फिर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैडम आ रही है आवाज, अब सब शांत हो गए हैं, बंद कर दीजिए मेरे हिसाब से। हाँ वही मुझे लग रहा है, तो चलिए हाँ। बंद कर देते हैं सेशन को सर, क्योंकि है नहीं। ठीक हाँ। है, तो ठीक गुड है नाइट सभी को, प्रणाम सभी को। हाँ जी, थैंक यू जी सभी का। प्रणाम मैम, गुड नाइट, शुभ हाँ रात्रि। मैम, प्रणाम सभी को, शुभ रात्रि थैंक यू सभी को। सर, थैंक यू। शुभ रात्रि।